सारी किताब। क्लास 9 में क्लास सुनो। मनी सर कल बच्ची अगर व्हाट्सएप पे जाएगा डेट। Good evening everyone. Good evening जी. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। Good evening. गुड इवनिंग सर। पहले तो जो लोग लेट आ रहे हैं उनके लिए माफी है, हम लोग 5 मिनट लेट क्लास शुरू कर सकते हैं, और अदरवाइज सब लोगों के लिए एक ही राय कि जितना पंचुअल रहोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज आवर लॉगिन स्टार्ट्स एग्जैक्टली एट 6:30 और ठीक है। लेट होगे तो सेशन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिस हो जाएगा, है ना? Good evening, sir. We'll get the recordings also. No. Why, sir? अगर हमारा कुछ मिस हुआ, अगर अभी जैसे मेरे को बीच में से उठ के जाना पड़ेगा, then अगर मैं चला जाऊंगा तो चलेगा, आप चले जाओगे तो कैसे चलेगा? हाँ वही बात है ना सर, है ना? अगर सपोज करिए 15 दिन की हमारी क्लास है, बीच में एक आधा दिन 1-2 दिन आपको कोई इंपॉर्टेंट काम पड़ जाता है तो आप मैसेज कर सकते हो कि सर आज का दिन मेरा इस वजह से मिस हो गया। आप पहले मैसेज कर दोगे, ज्यादा बढ़िया रहेगा, तो आपको उस दिन की रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है? ओके सर। लेकिन डेली क्लासेस रिकॉर्डिंग का प्रॉमिस इसीलिए नहीं किया जाता क्योंकि आप लोग फिर लेजी हो जाओगे, अरे चलो कोई नहीं ये काम कर लेते हैं, बाद में समझ नहीं लेंगे। सर, कई बार होता है ना, हमें रिव्यू देख के हमें ज्यादा समझ में आ जाती हैं चीजें सर। नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे आप। अभी क्लास शुरू हुई है, आप तरीका देखोगे, आप मेहनत देखोगे, कोशिश देखोगे, तो शायद आपको लगेगा कि हाँ लाइव सेशन ही ज्यादा बढ़िया है। नहीं, डेफिनेटली इट्स ट्रू, बट समटाइम्स यही होता है ना, चलो ठीक है, बट अगर जैसे आज मुझे जाना है देन मैं भी आप लोगों के लिए टाइम निकाल कर बैठा ही हूँ अनुजा जी, है ना? प्लीज कोई बात नहीं, मैंने आपको क्या कहा, किसी दिन आपको 15 दिन में 1 दिन 2 दिन 3 दिन कोई बहुत वर्क पड़ जाता है
तो उस दिन आप मैसेज कर सकते हैं, एंड देन दैट डे यू विल गेट। आपका कुछ मिस नहीं होने देंगे, ये प्रॉमिस है। थैंक यू सो मच सर। डोंट वरी जी, मोस्ट वेलकम। इस बैच में तो शुरू से ही सवाल शुरू हो गए, अदरवाइज थोड़ी देर बाद शुरू होते हैं इन जनरल। कैसे हो सब लोग आप? और होपफुली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए एक नई जर्नी, एक मिस्टिकल जर्नी के लिए, जर्नी द साइंस ऑफ वास्तुशास्त्र एंड न्यूमरोलॉजी। यस फॉर श्योर सर। Yes, sir. अभी 2-3 मिनट आप लोग अपने माइक्स को अनम्यूट करना चाहे या कोई बात करना चाहे, हम लोग कर सकते हैं। मैं वेट कर रहा हूँ कि कुछ लोग रह गए हैं, वो आ जाएंगे तो और बढ़िया है, उनका कुछ मिस ना हो, क्योंकि स्टार्टिंग से अगर थोड़ा मिस हो जाता है तो इट इज अ ग्रेट प्रॉब्लम फॉर देम आल्सो। हेलो सर। कौन है? हाँ जी डेजी जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, मैंने आपको उस दिन कॉल करके बताया था ना, मेरा एक छोटा सा बेबी है, वो 1.5 years ओल्ड है। मतलब वो मेरे दाएं बाएं घूमता रहता है, तो कभी कभार मेरा ऐसे ऐसे उसको देखना पड़ता है, नहीं तो वो चिल्लाने लगता है, और घर में कोई दूसरा बंदा है नहीं उसको अटेंड करने के लिए। कोई बात नहीं जी, तो ऐसे ही मतलब मैंने मिला के ले लिया आपको। डोंट वरी। हाँ वही है, वो मुझे मुझे सबके कंसर्न पता है, किसका क्या कंसर्न है, मेरे ध्यान में रहता है। डोंट वरी, है ना? हाँ जी, आपका जो कंसर्न है, आई नो दैट वेरी वेल, डोंट वरी एट ऑल। ओके, थैंक यू। इससे पहले हम शुरू करें, एक किसी ने लॉगिन किया है गैलेक्सी A20 से, मैं आपको पर्सनली मैसेज कर रहा हूँ, प्लीज आप देखिए कि कौन है। आई हैव मैसेज यू पर्सनली, जो जिन्होंने भी लॉगिन किया हुआ है गैलेक्सी A20 के नाम से, आप अपना नाम लिख दीजिए प्लीज, और ताकि थोड़ी कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आई हैव एडमिटेड यू। ठीक है श्वेता दी, फाइन। I welcome you all to the world of mystical sciences. वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी लोगों ने एक वहम की तरह बनाकर रखा हुआ है। हम लोग इसे नहीं मानते, हम लोग इसको नहीं यूज करते। जो भगवान ने लिखा है हमारी किस्मत में वैसा ही होगा, हमारे कर्मों के ऊपर कुछ नहीं है। जब आप लोग प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट्स बन जाओगे, जो कि आज से आप लोगों की जर्नी शुरू होने जा रही है, जब आप लोग प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट बनोगे, किसी को बताओगे, स्पेशली अपने नियर्स एंड डियर्स वन, जैसे कि आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन, जो आपके वेल विशर्स होते हैं कहने को, जब आप उन लोगों को बताओगे तो वो कहेंगे अरे वहम होते हैं और कुछ नहीं होता, ये चीजों में हम नहीं मानते। उनको एक ही जवाब दे सकते हो आप कि आप मानते नहीं क्योंकि आप जानते नहीं। जब आप जान जाओगे इस चीज को तो शायद मानने भी लगोगे, और हमने किसी को कुछ भी नहीं मनवाना। पहले ही दिन में ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दो कि आपको किसी को कुछ प्रूव करना है। सबसे पहले आप इस साइंस को समझने की कोशिश करेंगे, एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, और जैसे जैसे जिस गहराइयों से आप इस साइंस को अच्छे तरीके से समझ पाओगे, तो लोग आपके पीछे खुद आकर आपको पूछेंगे कि आप हमारा भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल दो। क्योंकि हम लोग जितनी भी बातें करेंगे आने वाले 15 दिनों में, कोई भी इलॉजिकल बात हम लोग नहीं करेंगे। हर चीज का लॉजिकल एंड साइंटिफिक तथ्य आप लोगों को दिया जाएगा। ये नहीं कि ये चीज कैसे हुई, ये चीज कैसे हुई, नहीं, एवरीथिंग विल बी कंप्लीटली लॉजिकल। और आपने भी वहमों से निकलकर इस साइंस को सीखना है। पहली चीज ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जितना पाठ कराया जाए एक दिन में, अगर आपने कहीं से पहले सीखा हुआ है या यहाँ पर जो भी लोग रिपीट भी कर रहे हैं कोर्स को, वो लोग भी सेशन के अलावा कोई और क्वेश्चन, जैसे कि आगे का
हमने वो चीज पढ़ी नहीं है, आप आगे का डाउट पूछने की कोशिश कर रहे हो, वो चीज ना पूछना ताकि बाकी लोग कंफ्यूज ना हो। टाइम आने पर आप लोगों को उसका जवाब दे ही दिया जाएगा। और अगर पुराने स्टूडेंट्स का कोई सवाल हो तो वो अपने अपने ग्रुप्स में पूछ सकते हैं, उन्हें वहां पर उसका बेहतरीन जवाब दे ही दिया जाता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब मैं अपनी लय में आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूंगा, कोई भी व्यक्ति उस समय अनम्यूट करके बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है ये पूरे कोर्स के दौरान, यहां पर इस स्क्रीन पर कोई प्रेजेंटेशन नहीं चलेगी, कोई बुक देखकर आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। जितनी भी इंसाइट्स आती हैं और जितनी भी नॉलेज मेरे पास है, कोशिश करता हूं कि उसी नॉलेज के सहारे आप लोगों को विजडम के थ्रू आपके सबकॉन्शियस में चीजें डालूं। जितना हो सके नोट करिए, जितना नहीं नोट करना मत करिए। नोट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते जाएंगे, नोट्स के पीछे उतावले मत होइए। बस इस बात का ध्यान रखिए कि इस साइंस को, इस नॉलेज को फील करने की कोशिश करना, अपने जहन में बिठाने की कोशिश करना। जिन लोगों ने आज तक कहीं से भी कुछ ना कुछ कर रखा है या जो लोग पहली बार कर रहे हैं, इतना ही ध्यान रखना कि अपनी भटकन को खत्म करना है। हमें ये नहीं कि सर ये कैसे होगा, ये कैसे हो गया, मेरे घर में नॉर्थ ईस्ट में ये है, मेरे घर में साउथ ईस्ट में ये है। हमें जरूरत नहीं है उन चीजों की। हमारी जर्नी कुछ इस तरीके से रहेगी। हम सबसे पहले 5 एलिमेंट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम 16 दिशाओं को ध्यान से आराम से समझेंगे। उसके बाद हम 32 एंट्रेंसेस, कौन सी दिशा में क्या होने से क्या इफेक्ट होता है, जैसे कि वॉशरूम, जैसे कि किचन, वॉशिंग मशीन, स्टोर, बेडरूम्स, डस्टबिन्स, ईच एंड एवरीथिंग, अंडर वाटर टैंक्स, ओवरहेड वाटर टैंक्स, स्टेयरकेस, ये सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। और इन टॉपिक्स को कवर करने के साथ साथ इनकी रेमेडीज, कि इस दिशा में ये होने से ये दुष्प्रभाव हो सकते हैं, ये दुष्प्रभाव हो सकते हैं, और इन दुष्प्रभावों को हटाने के लिए हम क्या रेमेडी कर सकते हैं। एक सेकंड, रमीला जी कह रहे हैं आई कांट हेयर यू। क्यों, व्हाई यू कांट हेयर मी? Sir, voice is clear at your end. वही मैं कह रहा हूँ, व्हाई यू कांट हेयर मी। या तो आपने कोई हेडफोन्स या आपने स्पीकर का वॉल्यूम अच्छा करिए, हो जाएगा। जब ये सारी चीजें हम लोग पढ़ लेंगे, इसके बाद आपको ये सिखाया जाएगा कि आपको अपने घर का मैप बनाना कैसे है। आपके घर का मैप बनाने के बाद उसे ग्रिड कैसे करना है, और आपके घर में कौन सी दिशा में क्या क्या पड़ा हुआ है। तब तक अगर आप लोगों को वास्तु को एक प्रोफेशनल तरीके से लेना है अपनी लाइफ में, आप लोगों को अपने घर में कुछ नहीं चेक करना। अगर आप पहले ही दिन से अपने घर में देखने लग गए, जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसे होने से ये हो जाता है, ऐसे होने से ये हो जाता है, तो आपकी बैंड बज जाएगी और आप कुछ नहीं सीख पाओगे। ट्रस्ट में आपको ये लगेगा, ओहो मेरे नॉर्थ ईस्ट में तो डस्टबिन है, इसी वजह से मैं भुलक्कड़ हूं, इसी वजह से मैं इतनी बड़ी डम्ब हूं, इतनी बड़ी डफर हूं, या इतना बड़ा डफर हूं। जब आप ऐसे देखना शुरू कर दोगे ना, तो आपका पूरी क्लास से ध्यान हट जाएगा और आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे। इसीलिए हमने जो मैप्स की प्रोविजन है वो 5 या 6 दिन के बाद रखी है सिखाने की। और सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग इसी क्लास में लाइव सेशन में आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। किस पैटर्न से? जिस पैटर्न से आपने सारी चीजें सीखी होंगी, उसी पैटर्न से, उसी फॉर्मूला से हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और उस टाइम पर आपको ट्रस्ट होगा कि ये साइंस वर्क करती है, तो करती कैसे है। ठीक है, जो भी जवाब देना चाहे तो वो थम्स अप कर सकते हैं, ज्यादा बढ़िया रहता है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा एहतियात बरतना अपने घर को देखने के लिए। हम यहाँ पर सिर्फ आपके घरों को देखने के लिए नहीं है, हमें आगे जाकर लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। आप इस कोर्स में आ गए, आपकी प्रॉब्लम्स तो समझो सॉल्व हो ही गई, उस चीज की तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो सारी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर लेंगे।
5th या 6th डे आपको आपके मेंटर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, 1-to-1 मेंटर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप उनसे इजीली मैप्स बनाना सीख सकें, या आपको कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। चलिए, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मिस्टिकल साइंसेस। आप सब लोग आज यहाँ पर वास्तु सीखने के लिए बैठे हो। पहले 8-9 दिन की जर्नी हमारी वास्तु की रहेगी, पर आप करने क्या आए हो? क्या आप लोगों को ये इल्म है? जो भी नए पार्टिसिपेंट्स हैं, क्या वो ये बताने की कोशिश करेंगे हैंड रेज करके, अनम्यूट करके, कि वास्तु शास्त्र होता क्या है? व्हाट इज वास्तु? क्या करने आए हो यहाँ पर? आधे लोगों ने तो कैमरे बंद कर लिए इस सवाल को सुनकर। बताइए बताइए, शर्माना नहीं है, आपको यहाँ पर आपकी उलझन को निकालना है। बताइए सर, प्रोफेशनल बनना है इसलिए। व्हाट इज वास्तु? वास्तु, व्हाट इज वास्तु? वास्तु है क्या? अनुजा जी आप बताइए। अरे ये तो पता होगा वास्तु क्या है, आप ऐसे कर रहे हो? प्लीज भरिए, आपने कुछ तो करने आए होगे। नहीं, ऑब्वियसली हम लोग सीखने ही आए हैं जिसके बारे में नॉलेज नहीं है। ठीक है, आई हैव हर्ड सो मच अबाउट वास्तु। एटलीस्ट आप हम कह सकते हैं ना कि सच्चाई के साथ तो चल रहे हो। हाँ ना, मिथ में नहीं हो। बहुत अच्छा। आनंद सुब्रमण्यम जी बोलिए। Yes, Vastu is nothing. Vastudev. वास्तु इज वास्तुदेव? अरे वास्तुदेव इज वास्तुदेव, वास्तु इज वास्तु, वास्तु इज नॉट वास्तुदेव। चलो कोई नहीं। डेजी जी आप बोलिए, क्या सीखने आए हो? व्हाट इज वास्तु? सर मेरे हिसाब से वास्तु एक साइंस है, हाउस बिल्डिंग से रिलेटेड। हम जिस स्पेस में रहते हैं, हम जहाँ पे रहते हैं, वो स्पेस हमारे लिए हेल्दी हो, सारे डायरेक्शन से हमें ऊर्जाएं मिले और उस जगह का हम तकरीबन ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके, और ताकि हम एक खुशहाल जिंदगी जी सके, अड़चने कम आए, बेटर प्लेस हो हमारे लिए। वो एक साइंस है जो हमें वास्तु से मिलती है, रिलेटेड टू हाउस बिल्डिंग। हाउस बिल्डिंग ही नहीं, बाकी और जो जो रिलेटेड चीजें हैं, मुझे ऐसे ही मालूम है। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छे। बोलो जी, बोलो पायल जी, आप भी बोलो। आई थिंक जैसे किसी प्लेस की एनर्जी कैसे फ्लो कर रही है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव है तो क्या दिक्कत है हमें? सर उसको पॉजिटिव करना है एनर्जी को। कैसे करोगे? वास्तु से तो नहीं कर सकते। वास्तु पुरुष सर कैसे है उस घर का, उस प्लेस का। अच्छा ही होता है हर जगह का वास्तु पुरुष, हट्टा कट्टा होता है मेरे जैसा। वास्तु क्या है? क्या कहते हो? जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है, वो क्या कहेगा जब आप प्रोफेशनल बन जाओगे? ये पहली सीढ़ी है प्रोफेशनल बनने की। आप एक वास्तु कंसल्टेंट हो, आपको यही नहीं पता करना क्या है। क्या करवाने आएगा वो व्यक्ति आपके पास? क्यों आएगा वो व्यक्ति आपके पास? क्या आप उसे ये समझाओगे? वो पूछेगा अरे जी वास्तु क्या होता है? वास्तु एनर्जीज है, वास्तु वास्तुदेव है, वास्तु वास्तु पुरुष है, ऐसे कहेंगे। वो कहेगा यार तुम्हें खुद नहीं पता, तुम हमारा क्या करोगे? तो डेफिनेशन पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वेता जी। यस सर। जी बोलिए। सर मुझे भी यही लगता है कि वास्तु जो है उससे हमें घर की प्रॉपर डायरेक्शंस का पता लगता है, और उससे जो एनर्जीज हैं वो प्रॉपर फ्लो करें घर में, और उसकी मींस मेन सर यही है कि डायरेक्शंस का ही पता लगता है। अभी सर मुझे इतना ज्यादा नहीं पता वास्तु का। कितने दिनों से एक्साइटेड थे, वास्तु का कोर्स शुरू होने वाला है, लेकिन यही नहीं पता था कि करना क्या है वहां पर। एग्जैक्टली सर। तभी तो पहले सवाल में ही अटकाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बेसिक सिंपल है, कोई बात नहीं। जिनके कैमराज ऑन है उनसे तो मैंने पूछ लिया, बाकियों को मैं देख ही नहीं पा रहा। डॉक्टर हंसराज मोदी जी आप बता दीजिए। सर वास्तु का जो मतलब होता है, वास्तु यानी जहां पर हम वास करते हैं, वहां पर जो 5 तत्व हैं हमारे, क्षितिजल पावक गगन समीरा, वो 5 तत्वों का क्या कोऑर्डिनेशन है जहां पे हम निवास करते हैं, ऊर्जा का क्या संबंध है, और कैसा हमें सपोर्ट कर रहे हैं वो सब। क्लाइंट को तो नहीं ये बोल सकते,
वो तो भाग जाएगा। क्लाइंट को तो नहीं बोल सकते भाग जाएगा वो तो। नहीं, हाँ सर ये कह सकते हैं, लेकिन मैं अगर परिभाषा की बात कर रहा हूँ कि अगर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि मैंने कभी ऐसे पढ़ा नहीं, अपने दिमाग से बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं बहुत बढ़िया है, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग ही कर रहे हैं। आनंद सुब्रमण्यम जी हो गया था, है ना। अमित शाह जी, अरे आपका तो नाम ही बड़ा खतरनाक है, आप बताइए। मोदी जी भी है और अमित शाह भी है। मोदी जी भी हैं, अमित शाह जी भी हैं यहाँ पर, अरे क्या बात है। अमित शाह जी अनम्यूट करके बताइए, ऐसे तो सुनाई नहीं देगा मुझे, अभी उतनी सेंस डेवलप नहीं करी। हाँ सर, हाँ सॉरी सर। हाँ सर, वास्तु यानी कि जहाँ से ऊर्जा क्रिएट होती है और क्या चीज कहाँ पे रखने से क्या नेगेटिविटी दूर होती है या कहाँ से पॉजिटिविटी आती है। करनी क्यों है, घर में सब चीजें सब जगह पर सही तरीके से नहीं रख सकते, ही नहीं सकते। तो जैसे आप 5 एलिमेंट्स बोल रहे हो, तो ये कट गई आपकी आवाज। अपनी सही प्लेस पे हूँ, कहीं पे फायर एलिमेंट है तो उसको हमने बैलेंस करना है, कहीं पर स्पेस एलिमेंट ज्यादा है तो उसको चलो मैं बताता हूँ, कोई बात, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। वास्तु एक जगह को समझना कि उसका पर्पस क्या है। सबसे पहले मकान का, घर का पर्पस अलग होता है, ऑफिस का पर्पस अलग होता है, फैक्ट्री का पर्पस अलग होता है, गोडाउन का पर्पस अलग होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस का पर्पस अलग होता है, एक सीए के ऑफिस का पर्पस अलग होता है। हर जगह का एक डिफरेंट पर्पस होता है। वास्तु क्या है, सबसे पहले उस जगह के पर्पस को समझना, उस जगह के पर्पस को समझकर वहां की इम्परफेक्शंस को दूर करना, ताकि उस जगह का पर्पस फुलफिल हो सके। अभी तक आप लोगों ने जो बताया, आपने बताने की कोशिश करी कि हमारे घर में खुशहाली रहे, हमारे घर में एनर्जीज अच्छी बनी रहे। हमारे घर में पर्पस क्या होता है, हमारे घर का पर्पस होता है कि हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, हम सबकी सेहत अच्छी रहे, हमारे घर में धन का प्रवाह ठीक ठाक अच्छा बना रहे, हमारे घर में फैमिली बॉन्डिंग अच्छी हो, हमारे घर में खुशियां बरकरार रहें, हमारा नाम समाज में अच्छा रहे। हमारे घर की ये प्रेफरेंसेस होती हैं, हमारे घर की ये परिभाषा होती है, हमारे घर का ये पर्पस होता है। हमारे ऑफिस का क्या पर्पस होता है कि सारी टीम अच्छे से सिंक्रोनाइज तरीके से काम करे, किसी का प्रोजेक्ट है वो टाइम टू टाइम फुलफिल हो, हमारे यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स है हमारे पास नई से नई अपॉर्चुनिटीज आए। एक दुकान का पर्पस क्या होता है, शोरूम का पर्पस, वहां पर क्लाइंट्स आए, सामान अच्छा डिस्प्ले हो, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी हो, लोग या वहां पर अट्रैक्ट हो, हमारा नाम अच्छा हो और हमारा सामान बिके। फैक्ट्री का पर्पस होता है कि हमारी पास एक सफिशिएंट लेबर हो, हमारी मशीनरी अच्छे से वर्क करे, हमारे पास रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट अच्छे से हो, हमारा सामान अच्छे से टाइम टू टाइम चला जाए, हमारा सामान एक परफेक्ट क्वालिटी में प्रोड्यूस हो। ये है एक इंडस्ट्री की का पर्पस। हर जगह का एक डिफरेंट पर्पस होता है, और वास्तु एक जगह के पर्पस को जानना और वहां पर उन इम्परफेक्शंस को दूर करना जो उस पर्पस को फुलफिल करने में हमारी हेल्प करें, वो इम्परफेक्शंस को दूर करना। ऑल इन ऑल, वास्तु इज अ स्टडी ऑफ पर्पस ऑफ अ बिल्डिंग एंड टू रिमूव इम्परफेक्शंस इफ देयर आर एनी। सिंपल, बड़ी सिंपल सी परिभाषा है। कोई पूछेगा आज के बाद कि वास्तु होता क्या है, तो उन्हें सिंपली ये कहना है, तुम्हें जो तकलीफ है, तुम्हें जो तकलीफ है, उस तकलीफ को वास्तु के जरिए सॉल्व करना ही, या वहां की एनर्जी सेट करना ही वास्तु है। वहां पर चीजें देखना, वहां पर जितनी भी इम्परफेक्शंस हैं, बेसिकली हम इम्परफेक्शन वर्ड को यूज करते हैं सिर्फ उस जगह पे। बहुत सारी जगहों पर चीजें सही तरीके से प्लेस नहीं होती, लेकिन उनका पर्पस फुलफिल हो रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही उनके पर्पस को फुलफिल करने में। उनका पर्पस उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जहां पर इम्परफेक्शन है, उस इम्परफेक्शन को दूर करने का नाम दिया गया है वास्तु। आई अगेन वेलकम यू टू द वर्ल्ड ऑफ मिस्टिकल साइंसेस। अब आप वास्तुशास्त्र के कोर्स में सही तरीके से उतरे हो और आप सब लोगों का स्वागत है। हम शुरू करेंगे सबसे पहले पंच तत्वों से। पंच तत्व होते क्या हैं?
इस सारी सृष्टि का निर्माण, ये सारा संसार, इंसान, हर एक चीज पंच तत्वों से निर्मित है। ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें ये पंच तत्व विराजमान ना हो। हमारा ह्यूमन बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी जब सांसें लेना बंद कर देती है तो हमारे घर वाले क्या कहते हैं या लोग क्या कहना शुरू करते हैं कि अब इसे पंच तत्वों में विलीन कर दिया जाए। हमें भी एंड ऑफ द डे पंच तत्वों में ही विलीन कर दिया जाता है। सृष्टि की हर चीज इन पंच तत्वों से बनी है। हमारे घर में ये पंच तत्वों की ऊर्जाएं ही है जो अगर कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाती हैं, अगर ये 5 एलिमेंट्स की ऊर्जाएं इम्बैलेंस हो जाती हैं तो हमारे घर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। पंच तत्वों को हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने बहुत ज्यादा संभाल कर संजो कर रखा था। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें एक ऐसा शब्द दिया जिससे हम इन पंच तत्वों का हर समय आभास कर सकते, हर समय हम इन पंच तत्वों को समझ सकते, हम हर समय इन पंच तत्वों का ध्यान कर सकते। हमारे ऋषि मुनियों ने एक ऐसा शब्द दिया था कि अगर आप इन पंच तत्वों का ध्यान करते रहोगे तो आपकी जिंदगी अच्छी बनी रहेगी। आपकी बॉडी के अंदर हम क्या कहते हैं कि पंच तत्व अगर संतुलित हो जाए तो वो व्यक्ति हेल्दी रहता है, वो व्यक्ति की लाइफ अच्छे से चलती है। जब हमारे घर में पंच तत्व असंतुलित हो जाते हैं तो वो घर अनहेल्दी हो जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें एक ऐसा शब्द दिया जो शब्द है भगवान। हम हर समय कहते हैं भगवान को मानना चाहिए, भगवान को पूजना चाहिए, भगवान को ये करना चाहिए, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से हमारे ऋषि मुनियों ने 12,000 साल पहले जो शास्त्रों में वर्णन दिया था वो इस तरीके से दिया था कि हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए। ये भगवान शब्द भी पंच तत्वों से मिलकर ही बना है। भ माने भूमि, ग माने गगन, व माने वायु, आ माने अग्नि और न माने नीर। ये है हमारे 5 एलिमेंट्स। और हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ा ही ब्यूटीफुली इस तरीके से वर्णन किया था कि जो व्यक्ति भगवान का ध्यान करेगा वो व्यक्ति अपनी लाइफ में आगे प्रोग्रेस करता रहेगा, हेल्दी रहेगा और उसे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन लोगों ने इसे मोनेटाइजेशन का एक शब्द बनाकर भगवान को एक बेचने का शब्द बना लिया। और ये जो भगवान का ध्यान करना था, भगवान के ध्यान की बजाय उन्होंने क्या परिभाषा दी इस चीज की कि आप भगवान में आस्था रखो, आप भगवान को मानो, आप भगवान की पूजा करो। जो हम शाश्वत देवी देवताओं को मानते हैं उन्हें देव और देवियां कहा गया है, उन्हें भगवान का शब्द कभी नहीं दिया गया था। लेकिन हाँ, हमने अगर उन चीजों को साथ में मिलाया तो हमें आज से भगवान में आस्था जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि ये भगवान शब्द हमारे पंच तत्वों से ही निर्मित है। और इतना ब्यूटीफुली हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए ये चीज को आगे हमारी लेगेसी में ट्रांसफर किया ताकि हम इस चीज को समझ पाए। लेकिन कई बार कुछ चीजें शापित हो जाती हैं और हमारे समझ के बाहर हो जाती हैं। हमें जितनी भी कहानियां आज तक पढ़ी हैं, जितने भी मुहावरे आज तक पढ़े हैं, वो पीछे से क्यों चलते आ रहे हैं? क्योंकि वहां पर हमें इस तरीके से समझाने की कोशिश की जाती थी कि आपको मतलब सही समझ में आ जाए। स्पेस में हमेशा कहानियां ट्रैवल करती हैं, अगर आप प्रॉपर परिभाषाएं लिखोगे तो वो कभी भी ट्रैवल नहीं करती। क्या आपको नर्सरी से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक जो आपने बुक्स पढ़ी हैं, आपको कोई भी एक पैराग्राफ याद है? नहीं होगा। लेकिन आपको बचपन की वो राइम्स या वो कहानियां जरूर याद होंगी जो आपने अपने बचपन में पढ़ी थी। इसका मेन मोटिव क्या होता है ये कहानियों का? ये कहानियां हमारे सबकॉन्शियस में बस जाती हैं और किसी ना किसी तरीके से हम उस पल को जीते हैं, हम उस पल को जी पाते हैं और वो चीज हमारे सबकॉन्शियस में हमेशा रह जाती है। ये सबकॉन्शियस होता क्या है? आप लोगों को 3-4 दिन पहले मैंने एक मेडिटेशन भेजी थी। जो लोग कल ज्वाइन हुए, आज ज्वाइन हुए, उन लोगों के लिए दोबारा से भी मेडिटेशन भेजी थी और एक मैसेज लिखा था कि आप लोगों को डेली सुबह और शाम मेडिटेशन जरूर करनी है,
क्यों करनी इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन? मेडिटेशन करनी इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड क्लियर हो जाए और आपके सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल सही तरीके से सही चीजें दिखनी शुरू हो जाए। सर आज पहली क्लास है क्या? हाँ जी बिल्कुल आज पहली क्लास है, मत लिखिए, अभी डाइवर्ट हो जाता है, मेरा सबकॉन्शियस पोल्यूट हो जाता है। ये सबकॉन्शियस होता क्या है? मनुष्य के दो दिमाग होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जिससे आप अभी मुझे देख रहे हो, कॉन्शियस माइंड जिससे आप अपना मैसेज टाइप करते हो, कॉन्शियस माइंड जिससे आप कुछ लिखने की कोशिश करते हो। एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। क्या आप फोन पे बात करते करते, गाड़ी चलाते चलाते बिना रास्ता देखे हुए सीधा अपने घर पर पहुंच जाते हो? आपको पता भी नहीं लगता कि आप घर कब पहुंच गए, अरे समझ ही नहीं आया कब पहुंच गए। आप इतनी सारी जो गृहिणियां यहां पर बैठी हैं, आप लोग फोन पे अपनी मम्मी से, सासू माँ से, किसी से भी बात करते करते रोटी भी बेल लेते हो, आप सब्जी भी बना लेते हो, मिर्च मसाला भी सही डाल लेते हो और खाना भी अच्छा बन जाता है। क्या आपको हर समय देखने की जरूरत पड़ती है कि 100 ग्राम्स ऑफ आटा लेना है या 10 ग्राम आपको नमक लेना है, आपको 20 ग्राम ये लेना है? कंटिन्यूसली आपने उस चीज को प्रैक्टिस किया है और वो आपके सबकॉन्शियस में फीड हो गई है। आंखें बंद करके भी रात को अपने रूम से वॉशरूम चले जाना आपके सबकॉन्शियस का फीड है। घर में, अपने घर में लाइट चले जाए, बिना ठोकर के इधर से उधर मूव कर सकते हो। किसी और के घर में जाओगे, लाइट चले जाए तो आप एक कदम भी आगे बढ़ नहीं पाते। वो कौन सी चीज है जो इन चीजों को कंट्रोल करती है? आपका सबकॉन्शियस माइंड। ये सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल, इतना बेवकूफ और इतना सीधा साधा है कि इसे ये नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चे के माफिक है, उसे कुछ नहीं पता कि दुनिया में क्या सही है क्या गलत है। आप 24 घंटे एक चीज कहना शुरू कर दोगे, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो आप उस चीज को कर लोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को करवा देगा। जैसे कि अगर आपने एक व्यक्ति के मामले में घृणा उत्पन्न कर ली, आपने सोचा कि मुझे इस व्यक्ति से दुश्मनी करनी है या मुझे इस व्यक्ति को सबक सिखाना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसे रिएक्ट करने लग जाएगा। उसे नहीं पता कि वो व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, उसे तब पता होगा अगर पहले की कोई मेमोरीज उसके पास होंगी। आप सारा दिन ये कहते रहोगे काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा, काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा, काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा। सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा शायद इसको काम धंधा अच्छा करना ही नहीं है, और वो व्यक्ति जो नेगेटिव होते हैं अपनी लाइफ में, उनका काम अच्छा चलता भी नहीं है। जो व्यक्ति पॉजिटिव होते हैं, जो कहते हैं कि हाँ मुझे सुबह उठकर जाना है, बैठूंगा और आज कोई ना कोई अच्छा ग्राहक आएगा जो मेरा काम बनाएगा, उस पॉजिटिविटी के साथ जब भी आप लाइफ में आगे बढ़ते हो तो आपके साथ चीजें अच्छी अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं। बहुत बार आपने ये चीज सोची होगी कि मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। आप में से 90% लोग ऐसे कहते होंगे कि सर पता नहीं क्यों मैं जब भी कुछ सोचती हूँ ना उससे उल्टा हो जाता है। क्यों होता है उल्टा? जब आप सोचते हो तो आप कॉन्शियस माइंड से सोचते हो, लेकिन बैक एंड पे जो आपका डर है वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है और वही चीज एग्जीक्यूट हो जाती है। आप कहीं पर जा रहे हो, आपको लगता है आज मेरा काम नहीं बनेगा, हे भगवान आज मेरा काम बना देना, हे भगवान आज मेरा काम बना देना, लेकिन बैकएंड पे क्या चल रहा है? आज मेरा काम नहीं बनेगा। आपका काम बन ही नहीं सकता। कैसे बनेगा? आपका सबकॉन्शियस माइंड जो बहुत भोला वाला है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एम्प्टी करने के लिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए सबसे अच्छी चीज जो हमें दी गई है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन ही एक ऐसा टूल है जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर कर सकते हो, सही तरीके से सोच सकते हो और अपने दिमाग को काम रख के पॉजिटिव कर सकते हो। जब आप कंटिन्यूअसली मेडिटेशन सुबह शाम करते हो तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आती हैं। मैंने एक बार एक प्रेजेंटेशन स्कूल्स के लिए बनाई थी और मैंने काफी स्कूल्स को फॉरवर्ड भी करी कि प्रेयर्स का महत्व क्या है, क्यों प्रेयर हमें सुबह सुबह स्कूल में कराई जाती थी। सोचना तो बनता है ना कि क्यों सुबह सुबह आंखें बंद करके, एवं बच्चे नहीं करते थे अच्छे से, वो अलग बात है। मैंने एक प्रेजेंटेशन स्कूल्स में बनाकर भेजी थी
कि हमें प्रेयर्स के साथ साथ 1 या 2 मिनट ध्यान के भी देने चाहिए, क्योंकि प्रेयर्स को आजकल बच्चे मजाक में लेने लग गए हैं। पहले के जमाने में प्रेयर्स सुबह सुबह जो कराई जाती थी उसका महत्व ये होता था कि उस समय जो वो गूंज दिमाग में उठती थी, वो गूंज के साथ आपका ब्रेन एक्टिवेट हो जाता था, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता था, जिससे दिन भर आप जो पढ़ रहे हो आपको उसको ग्रैब करने में आसानी होती थी। आप लोगों को क्यों बोला गया कि आप मेडिटेशन करिए? ताकि जो भी विद्या अभी आप पढ़ो, ये बहुत पवित्र विद्या है, ये साइंस है। जब आप इस चीज को पढ़ोगे तो इस चीज को पढ़ने के साथ साथ आपको वो चीज आत्मसात होती जाए, याद हो जाए, आत्मसात हो जाए, आपके रोम रोम में वो चीज बस जाए। मुझसे कोई भी मेरा स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है, वो बोलते हैं सर कैसे याद है, 1 सेकंड में आंसर कैसे आता है? वो 1 सेकंड में आंसर मैं नहीं देता, सबकॉन्शियस माइंड से आता है। क्या आपको ये नहीं लगता कि मेरा आज क्लास का पहला दिन है? मैं अपनी बात कर रहा हूं इस समय, आप लोगों की नहीं। आप लोग तो कहीं ना कहीं नर्वस या एक्साइटेड हो गए ही कि आज पहला दिन है क्लास का। 90% लोगों ने कैमरास भी ऑफ करके रखे हुए हैं। क्या मेरे में नर्वसनेस नहीं होती? होती तो है। अरे आज इतने सारे नए लोग होंगे, इतने सारे नए चेहरे होंगे, उनके सामने क्या बोलना है? मैं प्रिपरेशन भी नहीं कर पाता, क्योंकि प्रिपरेशन करूंगा तो लिखूंगा, लिखूंगा तो वो पढ़कर बोलूंगा। सामने अपनी एक किताब, उसके ऊपर हाथ रख के 10 मिनट क्लास शुरू होने से पहले फिर से एक मेडिटेशन करी कि दिमाग खुल जाए। एंड ट्रस्ट मी, जो चीजें अभी आपको बता रहा हूं शायद वो प्रिपेयर्ड भी नहीं है, क्योंकि वो चीज कोर्स का पार्ट नहीं है। लेकिन आप लोगों को क्या बोला कि आप अनम्यूट मत करना, आप बीच में डिस्टरबेंस मत देना। जब कोई लिखता भी है तब भी टूट जाता है। ये यहां से सीधा एक एंटीना जॉइंट है जो शायद आपको दिख नहीं रहा, और कोशिश करेंगे कि आप लोगों का भी वो एंटीना एक्टिवेट करेंगे। ट्राई करें कि आप लोगों का वो एंटीना थोड़ा सा एक्टिवेटेड है या नहीं। चलिए सब लोग एक बार आंखें बंद करेंगे, सब लोग सीरियसली करेंगे ये चीज। सब लोग एक बार आंखें बंद करेंगे, एक लंबी गहरी सांस आप सब लोग लोगे, एक लंबी गहरी सांस आप सब लोग लोगे। आपका दिमाग एकदम काम है, आपका दिमाग एकदम फ्रेश है इस टाइम पे। आप अपने घर में आराम से घूम रहे हो, आप अपने घर में आराम से टहल रहे हो। टहलते टहलते आप अपनी किचन में जा पहुंचे। आप अपनी किचन में देख रहे हो कि क्या ढूंढूं, मुझे क्या देखना है। अचानक से आपको अपनी शेल्फ पर एक नींबू, लेमन पड़ा हुआ दिखाई देता है। आप उस लेमन को कट करते हो और उस लेमन को स्क्वीज करके सीधा अपनी जीभ पर टिका लेते हो। आंखें खोल लीजिए। कितने लोगों को चटकारा आया? टेस्ट आ गया क्या नींबू का? आया था या नहीं? किसी को नहीं आया तो उसके एंटीने एक्टिवेट कम है। आया था सर। ना तो नींबू था, ना किचन थी, ना कुछ था। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है जो इतना शानदार है, जो इतना शानदार है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में वो नींबू का टेस्ट, वो नींबू का रस बसा हुआ है। जिन लोगों ने 1 मिनट का 30 सेकंड का ध्यान भी नहीं था, ये मात्र 30 सेकंड का ध्यान भी नहीं था, मैंने इतनी स्पीड से ये चीज कराई, लेकिन वो चीज आपके अंतर्मन में है। आपके जो अंतर्मन से, जो सबकॉन्शियस माइंड से केमिकल रिएक्शन निकला आपकी टंग पे, और अभी तक जो स्लाइवा आपके टंग पर है वो नींबू का ही है, वो चटकारा नींबू का ही है। इतनी पावर है सबकॉन्शियस माइंड में, किसी भी चीज को इमेजिन करके एग्जीक्यूट कर सकते हो। आगे से नींबू पानी पीने का मन हो तो ऐसे कर लिया करो, ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। पंच तत्व, ये पंच तत्व है कौन कौन से? पंच तत्वों में हम 3 थ्योरीज को पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ क्रिएशन जो ब्रह्मा जी कराते हैं, थ्योरी ऑफ कंट्रोल जो शिव जी कराते हैं, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन भी हम इसे कहते हैं जो शिव जी कराते हैं, और एक होती है थ्योरी ऑफ बैलेंसिंग जो कराते हैं विष्णु जी। 3 ही महादेव
जो इस धरती पर किसी भी चीज की एग्जीक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। किसी भी चीज की उत्पत्ति के कारक है ब्रह्मा, किसी भी चीज को कंटिन्यूटी में लेके जाना, उसको बैलेंस करना, जो हमारी लाइफ को चलाते हैं, वो है विष्णु। और किसी भी चीज को कंट्रोल करना, जब हम अपने आपे से बाहर हो जाते हैं या धरती आपे से बाहर हो जाती है, हम क्या कहते हैं, अब शिव जी की तीसरी आंख खुली, प्रकोप आया, ताकि इस चीज को कंट्रोल कर लिया जाए, उसे कहते हैं महेश। थ्योरी ऑफ क्रिएशन क्या है? पंच तत्व कौन कौन से हैं? पंच तत्वों में सबसे पहला तत्व है वाटर, उससे अगला है एयर, उससे अगला है फायर, उससे नेक्स्ट है अर्थ, और उससे अगला है स्पेस। थ्योरी ऑफ क्रिएशन में ये पंच तत्व बनते कैसे हैं? वाटर क्रिएट्स एयर, एयर क्रिएट्स फायर, फायर क्रिएट्स अर्थ, एंड अर्थ क्रिएट्स स्पेस। एयर को हम वुड भी कह देते हैं, एयर को हम वनस्पति भी कह देते हैं, और स्पेस को हम मेटल भी कह देते हैं। थोड़ा सा आसान तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। पानी की बूंदें जब जंगलों में गिरती हैं तो पेड़ पौधे पैदा होते हैं, तो वाटर क्रिएट्स एयर। पानी की बूंदें जब कहीं गिरती हैं तो पेड़ उगते हैं, पेड़ पैदा होते हैं, हमें हवा मिलती है उनसे, वाटर क्रिएट्स एयर। और एयर एक लकड़ी का भी स्वरूप है, वनस्पति का भी स्वरूप है, लकड़ी से ही आग जलती है। एयर क्रिएट्स फायर। जब अग्नि ठंडी हो जाती है, राख बन जाती है, तो क्या बन जाती है? फायर क्रिएट्स अर्थ। और अर्थ में से ही प्रीशियस मेटल्स को निकाला जाता है, और मेटल उस चीज को कहा जाता है जिसमें 100% स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन सही हो। आपने पढ़ा होगा ना कि कोई भी प्रोडक्ट जिसमें 100% स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन सही हो, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, उसे क्या कहा जाता है? मेटल। और स्पेस को हम खुला आकाश, खुला गगन भी कहते हैं। और बादलों में से बरसात होती है तो स्पेस क्रिएट्स वाटर। ये एक सर्कल है, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। वाटर क्रिएट्स एयर, एयर क्रिएट्स फायर, फायर क्रिएट्स अर्थ, एंड अर्थ क्रिएट्स स्पेस, एंड अगेन स्पेस क्रिएट्स वाटर। ये सर्कल ऐसे ही चलता रहता है। हमारे घर में भी ये एनर्जीज इसी तरीके से घूमती रहती हैं। जब कभी कहीं पर इंटरप्शन आती है, जब कभी कहीं पर इंटरप्शन आती है, तो हमारे घर की एनर्जीज हिलनी शुरू हो जाती हैं। वो इंटरप्शन कैसे आती है? ये है थ्योरी ऑफ क्रिएशन, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। अगला है थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन में क्या पढ़ाया जाता है, किस तरीके से होती है थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन? एक पानी ही है जो अग्नि को बुझा देता है, एक पानी ही है जो अग्नि को बुझा देता है। एक पौधा ही है, एयर एलिमेंट ही है जो धरती को फाड़ देता है। वाटर डिस्ट्रॉयज फायर, एयर डिस्ट्रॉयज अर्थ। एयर कैसे अर्थ को डिस्ट्रॉय करता है? क्या कभी किसी ने धरती में से पौधा निकलते हुए देखा है? जब धरती में से पौधा निकलता है तो उसे फाड़ कर निकलता है, उस धरती को फाड़ देता है। तो एयर डिस्ट्रॉयज अर्थ, फायर डिस्ट्रॉयज स्पेस। जो फायर सूक्ष्म स्पेस को भी डिस्ट्रॉय करती है, और एक फायर ही है जो किसी भी मेटल को पिघलाकर उसकी स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन को खराब कर देती है। अर्थ डिस्ट्रॉयज वाटर। जब भी कहीं बाढ़ आती है, जब भी कहीं पानी बेकाबू हो जाता है, तो एक अर्थ ही है जो उसे होल्ड कर पाती है, जो उसे रोक पाती है। ना उसे एयर रोक पाती है, ना उसे फायर रोक पाती है, ना उसे स्पेस रोक पाती है। एक अर्थ ही है जो उसे रोक पाती है। एंड स्पेस डिस्ट्रॉयज एयर। स्पेस यानी कि मेटल। मेटल में हम लोग कुल्हाड़ी को भी ले सकते हैं, लोहे को भी मेटल की ही कहा जाता है। सबसे पहला मेटल तो लोहा ही है, और एक लोहा ही है जो लकड़ी को काटता है। तो स्पेस डिस्ट्रॉयज एयर। ये आपको जो एग्जांपल्स दी गई हैं, ये एग्जांपल्स फॉर्मुलेटेड हैं, बनाई गई हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। एक और अच्छा तरीका याद करने का क्या है, ये पांच तत्व हैं, वाटर, एयर,
फायर, अर्थ एंड स्पेस। इसे हमें इसी सीक्वेंस में याद करना है। जिन लोगों का अभी क्लास में ध्यान नहीं होगा, ट्रस्ट मी, आप रेमेडीज कभी नहीं सीख पाओगे। ट्रस्ट मी, मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे कि अगर आपका अभी ध्यान नहीं है तो आप कभी रेमेडीज नहीं सीख पाओगे, क्योंकि मूल आधार पूरे वास्तु कोर्स का ये 5 तत्व ही है, पूरे वास्तु कोर्स का। और ये वो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैक्सिमम ऑफ द क्लासेस में मिस कर दिया जाता है। आपको ये होगा सर 16 जोन्स पढ़ेंगे, सीख तो लेंगे। 16 जोन्स पढ़ोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे जब तक इन चीजों को बैलेंस करना नहीं सीखोगे। सिंपल तरीका याद करने का, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। इसे हम वेव्स के नाम से भी लिख सकते हैं, WAFES। उसके बाद एक तत्व को छोड़कर उसके लिए अगला तत्व डिस्ट्रक्टिव है। वाटर के बाद एयर को छोड़ दोगे तो वो फायर के लिए डिस्ट्रक्टिव है। एयर के बाद फायर को छोड़ दोगे वो अर्थ के लिए डिस्ट्रक्टिव है। फायर के बाद अर्थ को छोड़ दोगे तो वो स्पेस के लिए डिस्ट्रक्टिव है। अर्थ के बाद स्पेस को छोड़ दोगे वो वाटर के लिए डिस्ट्रक्टिव है। स्पेस के बाद वाटर को छोड़ दोगे वो एयर के लिए डिस्ट्रक्टिव है। सबसे इजी तरीका याद करने का ये है थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड थ्योरी ऑफ इसी तरीके से ये 5 के 5 तत्व हमारी जिंदगी में विराजमान होते हैं। हमारी बॉडी में जब कभी वाटर लेवल बढ़ जाता है तो हम क्या कहते हैं, ये व्यक्ति का इमोशनल कंसेंट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, अरे रोतलू है ये बंदा। जब किसी व्यक्ति का अर्थ एलिमेंट वीक होता है तो हम ये कहते हैं इसकी बात में वजन नहीं है। अर्थ क्या करता है, अर्थ में वजन होता है कि इस व्यक्ति की बात में वजन ही नहीं है। जब कोई व्यक्ति एक जगह टिक नहीं पाता तो हम कहते हैं इसका एयर एलिमेंट सही नहीं, ये फुदकता रहता है। बलून में हवा भर के उसे छोड़ते हैं तो क्या होता है, फुदकता रहता है। जब कोई व्यक्ति अपने ही ख्यालों में खोया रहता है उसका स्पेस एलिमेंट डिस्टर्ब्ड होता है। और जिस व्यक्ति में गुस्सा ज्यादा होता है और जील ज्यादा होती है उस व्यक्ति का फायर एलिमेंट थोड़ा ज्यादा होता है। ये हम सब में पहचान करने के 5 तत्व हैं। मैं थोड़ा सा इमोशनल ज्यादा हूं तो मुझे पता है कि मेरा वाटर एलिमेंट थोड़ा सा तो तेज है। हाँ, मेरा फायर एलिमेंट भी ठीक है क्योंकि मैं काम करने की जील रखता हूं। हर व्यक्ति में ये 5 एलिमेंट्स स्थगित होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति ये कहे, जब भी कोई व्यक्ति कुछ भी आपको कहता है और आप अपने शहर में ये देखना कि जो लोग अपनी बात से मुकर जाते हैं और जो लोग ये कहते हैं अरे यार इसकी बातों में कभी वजन हुआ है, उसके घर का साउथ वेस्ट जब जाकर चेक करोगे तो हिला हुआ ही मिलेगा। हमारा घर और हमारा शरीर एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड होता है। हमारे घर में जो सोल होती है उसे कहा जाता है वास्तु पुरुष, और ह्यूमन बॉडी की जो सोल होती है जब वो उस जगह के साथ सिंक्रोनाइज हो जाती है तो वो जगह पर अलग अलग जगह पर पड़ी हुई चीजें हमारी सोल के साथ कनेक्ट होके हमें वैसे रिजल्ट्स देना शुरू कर देती है। यह है वास्तुशास्त्र का आर्ट, यह है वास्तुशास्त्र का कमाल। जो तीसरी थ्योरी है जो है थ्योरी ऑफ कंट्रोल या थ्योरी ऑफ बैलेंसिंग जिसे हम कह देते हैं। जो थ्योरी ऑफ बैलेंसिंग है वो हम लोग धीरे धीरे आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे, लेकिन एक छोटी सी उस पर क्लिप आप लोगों को दे देता हूं। एक अग्नि है, अग्नि है। अग्नि अगर कम हो तो उसे बढ़ाया कैसे जा सकता है, उसमें थोड़ी और लकड़ी डालकर बढ़ाया जा सकता है। अगर किसी के घर में अग्नि कम हो तो उसमें थोड़ी और लकड़ी डालकर, यानी कि ये फायर है, फायर के पीछे वाला एलिमेंट जब डाल देते हैं तो ये बैलेंस हो जाती है। किसी के घर में जब अग्नि ज्यादा हो तो हम क्या करते हैं, अरे थोड़ी सी मिट्टी डाल दो, थोड़ी सी मिट्टी डाल दो तो वो बैलेंस हो जाती है। सिमिलरली अगर किसी के घर में वाटर एलिमेंट ज्यादा है, वाटर एलिमेंट ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, वहां पर कुछ पेड़ पौधे लगा देंगे, वहां पर कुछ इस तरह की चीजें लगा देंगे जो ग्रीन कलर में हो या जो एयर एलिमेंट की हो, जिससे वो थोड़ा सा कम हो जाए, कंट्रोल में आ जाए।
पेड़ पौधे पानी को चूस लेंगे और थोड़ा कम कर देंगे। किसी के घर में वाटर एलिमेंट कम हो तो हम वहां पर बादलों को डाल देंगे, यानी कि स्पेस एलिमेंट को डाल देंगे ताकि वो बढ़ जाए। ये है थ्योरी ऑफ कंट्रोल। अब हम इन पांचों एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी शेप्स, इनके कलर्स, ये सारी चीजें एक बार नोट कर लेंगे जो आगे आने वाले दिनों में हमें रेमेडीज के तौर पर काम आएगी। वाटर, वाटर का कलर क्या है, ब्लू या ब्लैक? वाटर का कलर क्या है, ब्लू या ब्लैक? आप लोगों को फाइल भेज दी जाएगी, लेकिन फिर भी मैं प्रेफर करता हूं कि आप अपने हाथ से लिखो। अपना एक, जो मैंने वर्ड यूज किया था ना मैसेज में, कि अपने रजिस्टर में अपना एक ग्रंथ बनाओ। समझ वही आना है। मेरे नोट्स मुझे नहीं समझ आते, आप लोगों को क्या समझ आएंगे, है ना? तो आपको अपनी चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगी। वाटर का जो कलर है वो है ब्लू या ब्लैक। वाटर की जो शेप है वो होती है वेवी। ऐसे ऐसे बना लो अपनी कॉपी में, भले, कोई दिक्कत नहीं है। वो होती है वेवी। वाटर का जो मेटल है वो है एल्यूमिनियम। जब भी कहीं वेवी शेप्स का वॉलपेपर देखो तो आंखों में क्या दिखना चाहिए, ये जल तत्व है। इसी तरीके से हमें वास्तु में लोगों के निदान करने हैं। होता है ना, बहुत जगह पर वेवी शेप्स लग जाती हैं। क्या कहना चाह रहे हो? शेप सर, शेप क्या होगा वाटर का? वेवी, वही और तो थर्ड वन जो आपने बताया वो मेटल। हाँ, उसका मेटल है एल्यूमिनियम। ओके धातु, जो उसकी धातु है वो है एल्यूमिनियम। ओके, थैंक यू। उसके बाद आ जाता है एयर। एयर का जो कलर है वो है ग्रीन या ब्राउन। हम मैक्सिमम ग्रीन ही लेते हैं, या ब्राउन भी एयर का ही कलर है। एयर की जो शेप है वो है रेक्टेंगल, वो है रेक्टेंगल। एयर का जो मेटल है वो है स्टेनलेस स्टील। अब यहां पर स्टेनलेस स्टील क्यों बोला गया? जो सिर्फ स्टील, एसएस में दो प्रकार के स्टील होते हैं, एक SS202, एक SS304। जो 202 होता है वो लोहे, वो उसमें जो आयरन का कंटेंट होता है वो ज्यादा होता है, वो एयर एलिमेंट नहीं है। SS304 इज एयर एलिमेंट। अगला जो तत्व है वो है फायर, यानी कि अग्नि। अग्नि का जो कलर है वो है रेड। पर्पल भी अग्नि का ही कलर है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाटर का है, पर्पल भी अग्नि का ही कलर है। अब ये रेड में ये पूरी रेड फैमिली आ जाती है, रेड, मैरून। बाकी आप लोगों को कलर्स के बारे में मुझसे ज्यादा नॉलेज होगी। ये रेड की पूरी फैमिली। इसका जो शेप है, अग्नि कैसे चलती है, ऐसे ट्रायंगल, ट्रायंगल। इसका जो मेटल है वो है कॉपर, कॉपर। अर्थ, अर्थ का जो कलर है वो है येलो। अर्थ की जो शेप है वो है स्क्वायर, और अर्थ का जो मेटल है वो है ब्रास। नेक्स्ट है स्पेस। स्पेस का कलर है व्हाइट ऑब्लिक ग्रे, व्हाइट ऑब्लिक ग्रे। स्पेस की जो शेप है वो है सर्कल, सर्कल। और स्पेस का जो मेटल है वो है आयरन, लोहा। ये है हमारे पंच तत्वों की शेप्स, मेटल्स, इनके कलर्स। धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा कि जैसे अनुजा जी के पीछे पिंक कलर के कर्टन्स हैं, तो ये किस जोन में बैठे हैं और किस जोन में इन्होंने अग्नि तत्व को डाला हुआ है। क्या धीरे धीरे ऐसी चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी? ये कलर्स, मेटल्स, शेप्स के साथ आपको और ज्यादा आसानी हो जाएगी कि हमारे घर में कहां पर कौन सी शेप है या किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। क्या किसी के घर में वाटर जोन कम होगा
तो हम वहां पर एक सर्कुलर शेप का हल्का सा व्हाइट क्रीमिश या ब्लूइश वॉलपेपर लगा सकते हैं ताकि उनका वाटर का एलिमेंट बढ़ जाए। इस तरीके से हमें चीजों को निखारना शुरू करना है। ये पांचों तत्व इसी सीक्वेंस में हमारे घर में भी विराजमान होते हैं। हमारे घर में ये पांचों तत्व किस तरीके से कहां कहां पर विराजमान होते हैं। सबसे पहले जब दिशाओं के बारे में पढ़ा जाता था तो दिशाओं के बारे में सिर्फ 4 दिशाओं के बारे में बोला जाता था, जो कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। उसके बाद इनकी डिवाइडेशन हुई जब वास्तुशास्त्र के माध्यम से देखा जाने लगा। डेजी गोगोई टू एवरीवन, सर आई कांट हियर यू। आपको आ रही है मेरी आवाज या नहीं आ रही? यस सर ये पीडीएफ लिखिए क्या सर इनका? थोड़ा सा नेटवर्क देखिए डेजी जी आप प्लीज अपना। पीडीएफ बोल रहा हूँ सर। क्या इनकी पीडीएफ मिलेगी सर? मिल जाएगी जी, मिल जाएगी, क्यों चिंता कर रहे हैं। पीडीएफ हर चीज की मिल जाएगी आपको, लेकिन इस बात का ध्यान रखना जो मोटी मोटी चीज है उसकी पीडीएफ मिलेगी। मुझे खुद नहीं पता होता कि क्लास में मैं क्या कुछ पढ़ा जाता हूँ, उसकी पीडीएफ तो मेरे पास स्लो बोलिए सर, स्लो बोलेंगे तो लिखेंगे फिर। क्या चीज जी? स्लो बोलिएगा तो लिखेंगे सर, जल्दी जल्दी हो जाता है। मैं तो बहुत स्लो तरीके से लिखवाने की कोशिश कर रहा था शायद, है ना? इससे ज्यादा स्लो तो क्या ही लिखवाऊं मैं। कोई बात नहीं, नहीं लिखा गया तो पीडीएफ मिल जाएगी जी, चिंता मत करिए। सबसे पहले 4 दिशाएं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। दिशा एकमात्र सिर्फ हमारे घर में देवताओं को देखने के लिए एकमात्र रेफरल पॉइंट है, अदरवाइज दिशाएं कुछ भी नहीं होती। लेकिन हम वास्तुशास्त्र में दिशाओं को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं क्योंकि हमें इजीली चीजें तरीके से समझ आ सके कि कहां पर कौन सी चीज है। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा शोध किया गया, जब वास्तु की किताबें पढ़ी गई, तो लोगों ने 8 दिशाओं के ऊपर मोटे मोटे तौर पर वर्क करना शुरू किया। और वो मोटे मोटे वर्क पर जो तौर पर जो वर्क करते थे उसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स थे वो आप लोगों को जब हम 16 जोन्स पढ़ेंगे तब पता लगना शुरू होगा। ये 8 जोन्स कैसे बने? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक जोन बना नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ के बीच में जो जगह आई उसे बोलते हैं साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट। लेकिन शोध ये था कि हमारे घर में 45 देवता हर समय विराजमान होते हैं। वास्तु का असल प्रभाव कैसे पड़ता है? वो पड़ता है वास्तु पुरुष से, और वास्तु पुरुष में ये 45 देवता हर समय विराजमान रहते हैं। और ये 45 देवता किस तरीके से अपनी वर्किंग करते हैं और क्या क्या इनकी वर्किंग होती है, उस वर्किंग को जब और ज्यादा एनालाइज किया गया तो इनकी थोड़ी सी और डिवाइडेशन करके इन्हें 16 जोन्स में बांट दिया गया। जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक नया जोन बना जो है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ के बीच में एक नया जोन बना ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में एक जोन बना साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। ये देवता की बाइफर्केशन के अकॉर्डिंगली इन जोन्स को बनाया गया। आपको ये फाइल एक भेज दी जाएगी जो थी, और इसके अलावा आपको पीडीएफ भी भेज दी जाएगी इस चीज की। आपको पूरा कोर्स खत्म होने के बाद, जब वास्तु का कोर्स खत्म होगा ना, उसके बाद कंप्लीट वास्तु की पीडीएफ, अदरवाइज हमारे पुराने स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत करके अपने अपने नोट्स भी बनाए हुए हैं, या एक ऐसी फाइल्स है जो अलग अलग बनी हुई हैं, वो भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। नहीं तो डेली नोट्स के लिए मत कहिए, लिखा जाए तो ठीक, नहीं लिखा जाए तो ठीक। जब कोर्स खत्म होगा तो वास्तु की बुक है तकरीबन 40-50 पेज की, वो मिल जाएगी। जब न्यूमरोलॉजी खत्म होगी तो न्यूमरोलॉजी की बुक है तकरीबन 150 पेज की, वो मिल जाएगी एज अ पीडीएफ फाइल। तो चिंता मत करिए किसी चीज की, और हर चीज की बहुत ज्यादा डिटेलिंग उनमें नहीं होगी। उनमें क्या होगा कि इनकी शेप क्या है, कलर क्या है,
जो चीजें याद नहीं रह पाती वो चीजें आप लोगों को सारी मिल जाएंगी। उन चीजों के ऊपर बहुत मेहनत पहले से की हुई है, तो आप चिंता मत करिए। अब जब हम 16 जोन्स को देखते हैं तो इस तरह का शक्ति चक्र हमारे सामने आता है। इस तरह का शक्ति चक्र हमारे सामने आता है। ये जो अंदर फील्ड्स हैं, ये है देवता फील्ड्स, और इन्हीं देवता फील्ड से अगर आप देखोगे तो ये एक जोन बना नॉर्थ, ये एक जोन बना नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ये बना नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट साउथ साउथ ईस्ट, साउथ 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 वेस्ट एंड सो ऑन। और जो आप इनकी आउटर रिंग देख रहे हो, जब हम किसी घर में प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, हम उस घर में रहना शुरू करते हैं, तो पहले देवतास के कलर्स फील्ड इस तरीके से होकर वो सारी की सारी एनर्जीज इस तरीके से तब्दील हो जाती हैं। ये सारे वाटर के जोन्स हैं, ये सारे एयर के जोन्स हैं, ये फायर के जोन्स हैं, ये अर्थ के हैं, और ये स्पेस के जोन्स हैं। हम इसी तरीके से इन जोन्स को पढ़ेंगे, समझेंगे, और इसी तरीके से आगे इन जोन्स को और अच्छे तरीके से आत्मसात करते रहेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, यहां तक किसी का कोई प्रश्न? 5 एलिमेंट्स, थ्योरी ऑफ क्रिएशन, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन। हेलो जी डॉक्टर साहब बोलिए। सर, इसमें जो आपने 5 तत्वों में बताए हैं, इसमें 2 ब्रास और स्टेनलेस स्टील को बताया है मेटल। ब्रास और स्टेनलेस स्टील तो मेटल नहीं होता ना, ये तो अलॉय होते हैं। सर इनको मेटल, धातु कह रहा हूं मैं, धातु। अलॉय भी तो धातु ही होता है। मैं एक्चुअली केमिस्ट्री का हूं, तो मेरे को लगता है कि दोनों थोड़ा सा फर्क होता है इनमें। अगर हम इस तरीके से देखें तो मैंने मेटल तो सिर्फ स्पेस का ही बोला। स्पेस का क्या होता है? मेटल। स्पेस को मेटल भी तो कहा जाता है, लेकिन आप इनको धातु के हिसाब से ले सकते हैं, और इनको एक लेमैन्स लैंग्वेज में मेटल्स ही बोलते हैं। अब आप डिटेल, जैसे आप केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, तो उस तरीके से आप इनको अलग अलग तरीके से बाइफरकेट कर सकते हैं, लेकिन एक लेमैन लैंग्वेज में हम इनको अलग अलग मेटल्स बोल देते हैं। अब आप इनको अलॉय कह लो या जैसे भी कह लो, कोई ठीक बात है। ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। और किसी का कोई प्रश्न? चलिए सर, आपने स्टोरी ऑफ कंट्रोल का नहीं एक्सप्लेन किया था? थ्योरी ऑफ कंट्रोल का थोड़ा सा किया जी। मैंने बोला कि थ्योरी ऑफ कंट्रोल अभी नहीं उलझाऊंगा, धीरे धीरे जब जोन्स और रेमेडीज पर आएंगे तब इनके ऊपर डिटेल्ड चर्चा होगी कि कैसे क्या कर सकते हैं। अभी समझ नहीं पाओगे। अभी के लिए पंच तत्व अच्छे से समझ आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, डायरेक्शन सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, टिल नाउ थैंक यू सो मच, आपका बहुत अच्छे से समझ आ रहा है सर। डायरेक्शंस को एक बार आप अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि वो जो दिखा है वो समझ नहीं आया सर्कल। अभी के लिए बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। अभी के लिए सब लोग एक चीज का ध्यान रख लो कि जो जो डायरेक्शन में पढ़ाऊंगा कि नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट का एट्रीब्यूट क्या है, उस चीज को अच्छे से समझना। क्या हो गया? ठीक है। क्योंकि डायरेक्शन को कैसे देखना है ये बाद में आपको, जब आपके घर का मैप ग्रिड किया जाएगा, आपको मात्र 1 मिनट में समझ आ जाएगी कि डायरेक्शन होती क्या है और उसको देखना कैसे है। अभी के लिए उसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है जी। किधर गए मनु जी? समझ आई? ये नेटवर्क चला गया था सर, मेरा नेटवर्क चला गया था, सॉरी। नेगेटिव एनर्जीज, कोई बात नहीं। सॉरी सर। अभी के लिए आपको सिर्फ 16 दिशाएं अच्छे से समझनी है। जैसे कि मैं अभी नॉर्थ ईस्ट के बारे में बताऊंगा, फिर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के बारे में बताऊंगा, उसी सीक्वेंस से उनके एट्रीब्यूट्स को आत्मसात कर लेना है कि इस दिशा का महत्व क्या है। उस दिशा को अपने घर में कैसे देखना है ये हम 5-6 दिन बाद सीखेंगे। ठीक है जी। अगर अभी सिखा दिया पहले कि आपके घर की नॉर्थ ईस्ट की दिशा क्या है तो आप पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है जी। अभी के लिए हमें यही आत्मसात करना है कि इन दिशाओं का महत्व क्या है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ ईस्ट को हम देवभूमि भी कहते हैं। हम कोशिश करते हैं जब भी जोन्स के बारे में शुरू करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट से शुरू करते हैं, ताकि भगवान को भी एक शत शत नमन हो और इसे देव स्थान
भी कहा जाता है। अगर हम इनके एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ें तो नॉर्थ ईस्ट को कहते हैं क्लैरिटी ऑफ माइंड। नॉर्थ ईस्ट को कहते हैं क्लैरिटी ऑफ माइंड। अगर हम वास्तु पुरुष को देखते हैं तो वास्तु पुरुष का सर यहां पर होता है। हमारा ब्रेन जितना भी गवर्न करता है, हमारे ब्रेन में जितनी भी चीजें चलती हैं वो सारी की सारी नॉर्थ ईस्ट जोन से गवर्न होती हैं। अगर हमारे घर का नॉर्थ ईस्ट जोन पोल्यूटेड होता है तो वो व्यक्ति हमेशा ये कहता पाया जाता है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से क्या करूं। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा करता है तब भी हम नॉर्थ ईस्ट जोन को देखते हैं। किसी व्यक्ति को चीजें कम समझ में आती हैं तब भी हम नॉर्थ ईस्ट जोन को गवर्न करते हैं। नॉर्थ ईस्ट जोन के लिए मैं एक लाइन जरूर कहता हूं, हमेशा कहता हूं, $1 मिलियन आइडिया। आप लोगों ने इतना शब्द तो सुना होगा, $1 मिलियन आइडिया, बट $1 मिलियन आइडिया ऑलवेज कम्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट जोन। जो भी व्यक्ति सफल हुए हैं, जिन व्यक्तियों के दिमाग की कहीं ना कहीं कोई ना कोई घंटी बजी है, हम कहते हैं ना कि every business runs with a great idea, not with money, not with people, but yes, idea is the most important thing. मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं पूरे इंडिया में वास्तुशास्त्र की रेमेडीज को रेगुलराइज करके उनको एक ब्रांड के जरिए सब वास्तु कंसल्टेंट्स को देना शुरू करूं। मेरे लिए ये एक आइडिया है। हर व्यक्ति को रेमेडीज चाहिए, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, सब चीजों को एक जगह इकट्ठा करके एक ब्रांड के अंडर लेकर आकर उसको एक हाइप देना, ये एक आइडिया है। किसी व्यक्ति की कोई सोच आई कि क्या हम दूरध्वनि से बात कर सकते हैं, टेलीफोन बना, कहां से बना आइडिया। किसी व्यक्ति ने सोचा कि घर में बैठकर ठंडा पानी कैसे पिया जाए, फ्रिज, हम कंफर्टेबली बैठ सकें, गर्मियों में एसी बनाया, एक आइडिया ही तो है। सबसे कमाल के आजकल की लेटेस्ट एग्जांपल्स, ओला, उबर, खुद की गाड़ियां भी नहीं है, लोगों की गाड़ियां, लोग अपनी गाड़ियों में खुद ड्राइवर बनकर घूम रहे हैं। पैसा कौन कमा रहा है? ओला, उबर। ओयो होटल्स, देश भर में 10,000 से भी ज्यादा होटल्स। अरे भाई, खुद का तो एक भी नहीं है। एक आइडिया, वो आइडिया जब भी आप लोगों को क्लिक करता है, वो क्लिक करता है नॉर्थ ईस्ट से। अगर आपके घर का नॉर्थ ईस्ट अच्छा होगा, अगर आपके घर का नॉर्थ ईस्ट सशक्त होगा, तो वो आइडिया आपको क्लिक करेगा ही। थोड़ी सी और डिटेलिंग में इसमें समझाऊंगा आपको। नॉर्थ ईस्ट क्यों कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में बैठने से नॉर्थ ईस्ट में बैठकर मेडिटेशन करनी चाहिए? क्यों कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए? क्यों कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट जोन ऐसा जोन है जो हमारे ब्रेन को गवर्न करता है। और हमारा ब्रेन क्या है, किस तरीके से हमारे ब्रेन की गवर्निंग होती है? हमारे ब्रेन की ब्रेन वेव लेवल फ्रीक्वेंसीज होती है, अल्फा, बीटा, गामा करके। हम इसको अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी लेवल्स के हिसाब से समझें तो हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की ब्रेन वेव लेवल फ्रीक्वेंसी 12 से 18 के बीच में रहती है आमतौर पर, जिसमें हम थोड़े बहुत चिड़चिड़े भी होते हैं, थोड़े बहुत गुस्से वाले भी हो जाते हैं, नॉर्मल भी बिहेव करते हैं। हम नॉर्मल जिंदगी जो व्यतीत करते हैं वो हम 12 से 18 ब्रेन वेव लेवल फ्रीक्वेंसी में व्यतीत करते हैं। जब हमारी ब्रेन वेव लेवल फ्रीक्वेंसी 18 से ऊपर हो जाती है, 18 से 24 तक चली जाती है, तो वो व्यक्ति थोड़ा ओवर एंजाइटी वाला व्यक्ति हो जाता है। जब 24 से ऊपर हो जाती है तो उस व्यक्ति की बात आप समझ नहीं पाते, बड़बड़ 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 करके बोलना शुरू कर देता है, तेज 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 तेज, समझ ही नहीं पाते कि ये व्यक्ति बोल क्या रहा है। जब वो फ्रीक्वेंसी 30 या उससे पार कर जाती है, वो व्यक्ति कोमा में चला जाता है, क्योंकि उसका ब्रेन काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। हम जब मेडिटेट करते हैं, हमारी ब्रेन वेव लेवल फ्रीक्वेंसी 8 से 12 के बीच में नॉर्मली आ जाती है। नॉर्मली जब 8 से 12 के बीच में आती है, हम कोई डिसीजंस लेना शुरू करते हैं, तो वो डिसीजंस सही साबित होने शुरू हो जाते हैं। जब भी आप 18 से ऊपर ब्रेन वेव लेवल फ्रीक्वेंसी, हम क्या कहते हैं, अरे भाई ठंडे दिमाग से डिसीजन लो, गर्म दिमाग से डिसीजन लोगे तो वो कभी भी फलता नहीं। मैंने क्या कहा था, हमारे बुजुर्गों में जितनी भी मुहावरे कहावतें हमें दी हैं, वो कहीं ना कहीं कारगर हैं। साइंटिफिक तौर पर आज की डेट में ऐसी मशीन्स भी हैं जिससे हम अपनी ब्रेन वेव लेवल फ्रीक्वेंसीज को मेजर कर सकते हैं। जब हमारी 8 से 12 के बीच में ब्रेन वेव लेवल फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं, तो हम जब कोई भी डिसीजन लेते हैं उस शांत मन से लेते हैं, तब
हमारी चीजें एग्जीक्यूट होनी शुरू हो जाती हैं। हम जो सोचते हैं वो होना शुरू हो जाता है। मंदिर में जब हम जाते हैं, मंदिर के अंदर कदम रखते ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। उस मंदिर के अंदर कदम रखते ही आपकी ब्रेनवेव लेवल फ्रीक्वेंसी गिर जाती है। 5 स्टार होटल्स की लॉबीज में उनका वास्तु इस तरीके से डिजाइन्ड है, आर्किटेक्चर्ड है कि जब आप उनकी लॉबीज में बैठकर बड़ी बड़ी बिजनेस मीटिंग्स करते हो, वो क्यों कारगर साबित होती है? क्योंकि वहां पर बैठते ही वहां का एनर्जी ऑरा इतना अच्छा होता है कि वहां बैठते ही आपकी ब्रेनवेव लेवल फ्रीक्वेंसी अच्छा वर्क करना शुरू कर देती है। आपके डिसीजंस अच्छे हो जाते हैं। लाइफ में जब डिसीजन अच्छे हो जाएं तो चीजें अच्छी होनी शुरू हो ही जाती हैं। जब आप थोड़ी और ज्यादा मेडिटेशन करते हो तो आपकी ब्रेनवेव लेवल फ्रीक्वेंसी 5 से 8 के बीच में आ जाती है, तो आप एक सक्सेसफुल जर्नी पर निकल पड़ते हो। आपके डिसीजंस बाकियों के मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छे होने शुरू हो जाते हैं और आपके दिमाग में आइडियाज ऐसे पनपने शुरू हो जाते हैं जो दूसरों से हटके हों। 2 से लेकर 5 की ब्रेनवेव लेवल फ्रीक्वेंसी उन महात्माओं की होती है जो अगर किसी को कुछ भी आशीर्वाद दे दें, अपने हाथ से प्रसाद दे दें, जैसे साधु संत होते हैं, जो सही साधु संत होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि वो तपस्या करते हैं। मुझे आज तक इस तरीके के जैनी साधु संत दिखे हैं जो 4-4, 6-6, 8-8 घंटे तप करते हैं, तपस्या करते हैं। जो वो तपस्या करते हैं तो हम कहते हैं कि उन्हें देखने मात्र से या उनके आशीर्वाद मात्र से हमारी जिंदगी सफल हो जाती है। हम क्या कहते हैं, बाबा जी आशीर्वाद दो। आजकल ये बाबा जी टर्म को थोड़ा सा गलत तरीके से पोर्ट्रेट करना शुरू कर दिया है, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनकी तरफ से दी हुई चीज, या अगर आप लोगों में से कुछ लोगों को मेरी बात ये समझ में आए, वो हमेशा कोई ऐसी बात कहते हैं जिसे अगर आप सही तरीके से समझ लो या डिकोड कर लो, आपके लिए सही साबित हो जाती है। आप जाते हो, महाराज जी हम ये काम कर ले, या बाबा जी हम ये काम कर ले, वो क्या कहते हैं, देख लो बेटा कोई आजकल इनका बहुत ज्यादा ट्रेंड तो नहीं है। लेकिन आपका सबकॉन्शियस क्या होता है, हम तो जी आपका आशीर्वाद लेने हैं, आपसे पूछने थोड़ी आए हैं, क्यों फालतू के एडवाइस दे रहे हो आप। उन्होंने उस टाइम पर वो एडवाइस दे दी कि बेटा मत करो इसे। जो सही में पहुंचे हुए साधु संत है वो कभी सीधा ना नहीं कहते, वो हमेशा बात को कहीं ना कहीं घुमाकर करेंगे। कभी भी कोई भी साधु है जो सही तपस्या वाला साधु है, उसके बाद आ जाती है 0 से लेकर 2 की ब्रेनवेव लेवल फ्रीक्वेंसी, जो कि आज की डेट में शायद ही कुछ व्यक्ति होंगे जिनकी उस लेवल पर उनकी ब्रेनवेव लेवल फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अगर वो किसी को पानी भी अपने हाथ से पिला दें तो वो व्यक्ति, उसके सारे काम बन जाते हैं। पानी छोड़ो, उनके दर्शन मात्र से सारे काम बन जाते हैं। वो ब्रेनवेव लेवल फ्रीक्वेंसी किनकी होती थी? जो पुराने समय में हमारे ऋषि मुनि होते थे। लॉकडाउन में रामायण तो सब लोगों ने देखी होगी ना। रामायण में क्या करते थे ऋषि मुनि कि अब मेरा ये कार्य पूरा हुआ, मैं मोक्ष की प्राप्ति कर रहा हूं, और बैठे बैठे गायब हो जाते थे। उनका वो तप। हमारे साइंटिस्ट अब कुछ सालों में ये पता लगा पाए हैं कि धरती से सूर्य की दूरी कितनी है और धरती से चांद की दूरी कितनी है। हमारे ग्रंथों में तो ये 15-16 हजार साल पहले ही लिखा हुआ था, जबकि उन्होंने तो किसी चीज से मेजर भी नहीं किया। कहां से आया वो तप, वो इंसाइट? जब वो शिखी उनके दिमाग की जागती है, जब वो बैठकर तप करते हैं, उस तपस्या पर पहुंच जाते हैं कि उन्हें सारी की सारी चीजें साफ सुथरे तौर पर दिखनी शुरू हो जाती हैं। वो तप उस ब्रेनवेव लेवल फ्रीक्वेंसी पर आता है। हम लोगों ने इनको ब्रेनवेव लेवल फ्रीक्वेंसी कहा, लेकिन ये ब्रेनवेव लेवल फ्रीक्वेंसी को कैसे कंट्रोल करते हैं? अगेन मेडिटेशन से। कुछ लोगों के दफ्तरों में उनकी कुर्सियां ऐसी जगह पर पड़ी होती हैं, उनकी एनर्जीज इतनी अच्छी होती है कि वहां बैठकर जब वो डिसीजंस लेते हैं तो वो टाटा अंबानी बन जाते हैं। उनके सारे डिसीजंस पार लगने शुरू हो जाते हैं, उन्हें सारी चीजें उनकी पार लगनी शुरू हो जाती हैं। जब भी हमें अपनी लाइफ में ये लगे कि हमारे डिसीजंस गलत होते हैं या आपको एक उच्च स्तरीय जगह पर पहुंचना है, तो आपका ब्रेन काम रहना चाहिए, ठीक रहना चाहिए। उसके लिए कौन सा जोन रिस्पॉन्सिबल है? नॉर्थ ईस्ट। क्यों कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाया जाना चाहिए? पहले के जमाने में हम
मोबाइल फोन पे बात करते करते अपने मंदिर में माथा नहीं टेकते थे। पहले के जमाने में बहुत पवित्रता होती थी। हम वहां पर बैठ के 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा पाठ करते थे। आज की डेट में तो बच्चों को तो शायद पाठ का मतलब भी नहीं पता कि पाठ क्या होता है। आप लोगों की या मेरी जनरेशन को तो फिर भी पता है कि पाठ किसे कहते हैं। अरे हनुमान चालीसा एक बारी पढ़ना उसे पाठ कहते हैं, एक बारी या 108 बारी माला फेरना उसे पाठ कहते हैं। क्यों ये चीजें बोली गई थी कि नॉर्थ ईस्ट में बैठकर करनी चाहिए? ताकि आपका दिमाग उस शांतमय अवस्था में आ जाए और आपके मन में जो चीज है वो एग्जीक्यूट हो। इसलिए मंदिर का स्थान बनाया जाता है नॉर्थ ईस्ट में। एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट जो जगह है वो मेडिटेशन की जगह है। हमें भगवान से जो सीधा फल प्राप्त होता है, जो हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, वो होता है नॉर्थ ईस्ट की दिशा से। लेकिन आजकल बहुत सारे आर्किटेक्ट्स जिन्हें ये ज्ञान है कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए, वो अपने क्लाइंट को गाइड तो कर देते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में किचन, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना लो, साउथ ईस्ट में किचन बना लो। उससे आगे क्लाइंट उनसे नहीं पूछता, उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन क्लाइंट अपना दिमाग क्या लगाता है, अरे नॉर्थ ईस्ट जी माता रानी की जगह है, हम तो पूरा लाल रंग का बनाएंगे, हम तो यहाँ पर लाल रंग का बल्ब भी लगाएंगे, लाल रंग की एलईडी भी लगाएंगे, लाल रंग का पर्दा भी लगाएंगे। कौन से तत्व का है नॉर्थ ईस्ट जोन? दिख पा रहा है आपको? जल तत्व का। नॉर्थ ईस्ट है जल तत्व का। जैसे ही आप यहाँ पर लाल रंग लगा देते हो, आपका सारा का सारा भ्रम ज्ञान खत्म हो जाता है। फिर वो व्यक्ति कहते हैं हमारा घर तो जी वास्तुशास्त्र के हिसाब से बना हुआ है, देखो हमारा मंदिर नॉर्थ ईस्ट में है, हमारी किचन साउथ ईस्ट में है, पर पता नहीं सारा दिन क्यों झगड़ा करते रहते हैं, क्यों हमारी जिंदगी अच्छे से नहीं चल रही। अरे आपकी जिंदगी इसलिए अच्छे से नहीं चल रही क्योंकि आपके दिमाग में आग लग गई है। वाटर और फायर एंटी एलिमेंट्स है। जब आप पानी की दिशा में आप अग्नि को डाल देते हो तो क्या होगा? वो पानी की दिशा में अग्नि को डाल देने की वजह से आपकी जो मेंटल कैपेबिलिटी है, जब आप वहां पर बैठकर पूजा करते हो तो और चिड़चिड़े हो जाते हो, और ज्यादा आपका दिमाग गर्म हो जाता है। बहुत सारे घरों में तो मैंने ये भी देखा है, नीचे कारपेट भी रेड, आगे पर्दा भी रेड, पूरा माइका रेड और अंदर एक लाल रंग का बल्ब भी। लाल रंग बहुत ही डिवाइन रंग है जो माता रानी के श्रृंगार में यूज होता है। हम माता रानी का श्रृंगार वहां पर लाल रंग के कपड़ों से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम वहां पर 24 घंटे ज्योति को जला सकते हैं, वो ज्योति डिवाइन है। वो जो ज्योत हम जलाते हैं वो डिवाइन है, उसे शिखी कहा गया है। वो ज्योति हमें ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचाती है। कई लोग ये भी कह देते हैं सर फिर नॉर्थ ईस्ट में तो हम ज्योत भी नहीं जला सकते। वो ज्योति डिवाइन है। जो लाल रंग आपने कर दिया वो डिवाइन नहीं है। मंदिर बनाना बहुत अच्छा माना गया है। किसी के घर में स्टोर आ जाता है नॉर्थ ईस्ट में। स्टोर क्या है? क्लाउडेड चीजें। पहले के जमाने में स्टोर होता था अन्न को स्टोर करने के लिए, आज के जमाने में स्टोर है कबाड़ को स्टोर करने के लिए। तो उस व्यक्ति के दिमाग में कचरा ही भरा रहता है जिसके नॉर्थ ईस्ट में स्टोर आ जाता है। और फिर वो व्यक्ति क्या कहता है, सर आई एम अ वेरी स्लो लर्नर, मुझे चीजें कम समझ में आती हैं, मुझे चीजें ज्यादा समझ नहीं आती, आती तो है, मुझसे ज्यादा होशियार कोई नहीं है, पर थोड़ा स्लो लर्नर हूं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में स्टोर बना दिया है। जब नॉर्थ ईस्ट में अग्नि आ जाती है, सूक्ष्म अग्नि को हम पैसा का स्वरूप भी कहते हैं। यानी कि नॉर्थ ईस्ट में जिन लोगों की किचन आ जाती है, मैंने सैकड़ों ऐसे घरों में ये चीज पाई है कि उनके पैसे के रिलेटेड डिसीजंस गलत होने शुरू हो जाते हैं। उनका दिमाग तेज हो जाता है, हम ऐसे पैसा कमाएं, हम ऐसे पैसा कमाएं, हम ऐसे पैसा कमाएं। वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, पर वो पैसे के रिलेटेड डिसीजंस कहीं ना कहीं गलत होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। नॉर्थ ईस्ट बड़ा ही पवित्र स्थान है। नॉर्थ ईस्ट को हमेशा घर में साफ सुथरा अच्छा बनाकर रखना चाहिए, ताकि हमें लाइफ में स्मूथली कामली हम चीजों को वर्क करा सके। घर में दो ऐसे जोन्स हैं, अगर वो सक्षम हो जाए, एक है नॉर्थ ईस्ट, एक है साउथ वेस्ट, अगर वो सक्षम हो जाए तो आपकी जिंदगी बड़ी अच्छे से कट जाती है, बड़ी अच्छे से। बाकी जोन्स ना भी सही हो चल जाएगा।
और यही 2 ऐसे जोन्स हैं जिनमें परमानेंट रेमेडीज नहीं है। बाकी सब जोन्स में आप लोगों को परमानेंट रेमेडीज बताऊंगा। ये 2 जोन्स ऐसे हैं जिनमें परमानेंट रेमेडीज नहीं है। वॉशरूम, डस्टबिन्स, इन सबके इफेक्ट्स, किचन, इन सबके इफेक्ट्स हम अलग अलग तरीके से कवर करेंगे हर जोन के, ताकि आपकी रिवीजन बार बार होती रहे। अभी के लिए नहीं बताऊंगा वॉशरूम होने से क्या होता है, किचन होने से क्या होता है, एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि नॉर्थ ईस्ट जोन होता क्या है। क्या आप समझ आया कि आपका जितना भी ब्रेन है वो गवर्न करता है नॉर्थ ईस्ट जोन से। नॉर्थ ईस्ट जोन में कोई भी चीज पड़ी हो, आपका दिमाग वैसा काम करना शुरू कर देगा। रात को सपनों में वैसी चीजें आती हैं बहुत बार। जैसी ही नॉर्थ ईस्ट जोन में कुछ भी पड़ा होगा तो हमें ये लगने लग जाता है कि हमारे दिमाग में वही चीज घूम रही है और हमारा ध्यान उस तरफ चला जाता है। यह है नॉर्थ ईस्ट जोन के एट्रीब्यूट्स। अगला जो जोन है वो है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वो है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन है फन एंड रिक्रिएशन का। ज्यादा ऊपर से तो नहीं जा रहा, अगर जा भी रहे तो कोई बात नहीं, हम कल थोड़ी सी एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, है ना। थोड़ा थोड़ा तो करा रहा हूं अभी। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन है फन एंड रिक्रिएशन का। फन एंड रिक्रिएशन का हमारी जिंदगी में जितनी भी मस्ती, जितनी भी खुशी आती है वो आती है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन से। जब भी कोई व्यक्ति ये कहता है कि जब भी हमारे घर में कोई खुशी आने लगती है, साथ की साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। पता नहीं हमारे घर में खुशियों को किसकी नजर लग जाती है, पता नहीं हम कहीं घूमने क्यों नहीं जा पाते। हमारे घर में घूमने के प्लान्स बनते हैं लेकिन एंड मौके पे कैंसिल हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड के पास टाइम ही नहीं है मुझे घुमाने का, मेरे घर में खुशी ही नहीं है। खुशी के लिए हम लोग एक ही जोन देखते हैं, वो है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन। ठीक है अनुजा जी, इसके बाद हम लोग वैसे भी कुछ और आगे नहीं करेंगे, आप लोग यू कैन लीव। और इसके बाद आई जस्ट हैव द क्वेश्चन आंसर सेशन और इसकी हम रिवीजन कल दोबारा कर लेंगे, डोंट वरी। थैंक यू सो मच सर। जब भी कोई व्यक्ति, आप सब लोगों के ग्रुप्स में ऐसे दोस्त जरूर होंगे जो प्लान बनाते होंगे घूमने का और एंड मौके पे मुकर जाते होंगे, इसका मतलब उनका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन खराब है। अगर आपको ये लगता है कि आपकी लाइफ में कहीं एक्सकर्शंस करना, कहीं रिक्रिएशन पे जाना लिखा ही नहीं है, इसका मतलब ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन खराब है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन है फन का, रिक्रिएशंस का। जो व्यक्ति घूमने जाते हैं, घूमने जाने के लिए जितना पैसा चाहिए उससे डबल खर्च कर देते हैं, फिर भी उन्हें वो खुशी प्राप्त नहीं होती, तब भी हमारा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन इम्बैलेंस्ड है। ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन कैसे वर्क करता है? जब हम नॉर्थ ईस्ट जोन को देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट हमें एक आइडिया देता है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट क्या है? हमने रात को एक चीज सोची, सुबह उठकर जब हम नहाते हैं, पानी की बूंद जब हमारी बॉडी पर पड़ती है, देन वी फील रिफ्रेश्ड। वो फ्रेशनेस हमें देता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन। उस आइडिया को दोबारा से रिफ्रेश करता है हमारे दिमाग में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन। नहीं तो बहुत बार होता है नॉर्थ ईस्ट तो बंदे का सही होता है, नॉर्थ ईस्ट से आइडिया तो आ गया, शाम को दोस्तों में बातें करी, गप्पे मारी, लेकिन अगले दिन सुबह वो आइडिया रिफ्रेश ही नहीं हुआ, आप उस पर आगे काम कर सको। आपको वो चीज रिफ्रेश करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्यों कहते हैं, जब भी मेरा एक बैच खत्म होता है 15 दिन का, मैं हर 15 दिन बाद ये कहता हूं, अरे मुझे 4 दिन के लिए घूमने जाना है। जाता हूं या नहीं जाता? क्यों? अब मुझे रिलैक्सेशन चाहिए, अब मुझे रिक्रिएशन करने जाना है, मुझे 4-5 दिन ऋषिकेश जाना है मेडिटेशन करने के लिए, मुझे कहीं अकेले रहना है 4 दिन ताकि मैं अपने दिमाग को फ्रेश कर सकूं। हमारी वो फ्रेशनेस आती है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से। जब आपको ये लगे कि आपकी फैमिली में, आपके घर में, आपके परिवार में वो खुशियां नहीं है, आपके घर में कोई इवेंट है, आपके बच्चे का बर्थडे है, आपके घर पे क्लेश हो गया, खुशी के मौके पर जब आपके घर में कोई दुविधा आए तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत। आप कहीं घूमने जाते हो, आप वहां पर जाकर भी हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत। आपके प्लान्स कैंसिल होते हैं घूमने के, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत।
अगली बार जब भी कभी किसी 5 स्टार होटल में जाओगे, कंपास खोलकर लगा कर देखना कि मैक्सिमम ऑफ 5 स्टार होटल्स के जो स्विमिंग पूल्स है, फाउंटेन्स हैं, किड्स प्ले एरियाज है, वो कहाँ बने होते हैं? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में। वो फ्रेशनेस का जोन है, वो रिक्रिएशन का जोन है। और किसी भी होटल या रिजॉर्ट के लिए सबसे प्राइमरी जोन कौन सा अच्छा होना चाहिए? अरे अब थोड़ा नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहा हूं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन। अगर उनका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन अच्छा नहीं होगा तो वो व्यक्ति उस होटल में जाएगा तो सही, एक बार चला जाएगा, पर अगली बार क्या वहां जा पाएगा? जब उसे वहां पर रिलैक्सेशन ही नहीं मिली। हम 2 दिन घूमने गए हैं, हम गोवा गए, 4 दिन हम घूमने गए, लेकिन हमें वो रिजॉर्ट पसंद नहीं आया। अरे यार यहां मजा नहीं आया, क्या फायदा हुआ? हम रिक्रिएट नहीं कर पाए। जब भी आपको कोई व्यक्ति किसी वाटर पार्क, किसी किड्स प्ले जोन या फन जोन्स, आजकल बहुत सारी ऐसी बच्चों के खेलने की जगह, बहुत सारी रिक्रिएशन की जगहें खुल गई हैं। जब भी कोई व्यक्ति आपको ऐसी जगह का वास्तु करने के लिए बुलाएगा, उस जगह का पर्पस क्या है? जो व्यक्ति वहां पर आए अच्छे से फ्रेश होकर जाए। ऐसी जगहों पे सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये एरिया सक्षम है या नहीं। पैसा बाद में देख लेंगे, क्लाइंट बाद में देख लेंगे। एक व्यक्ति आया, वो आगे जाकर 1000 लोगों को बताएगा कि मजा वहां जाकर आया। वो मजा उसे आना चाहिए। और ऐसी जगहें जैसे कि बच्चों का प्ले जोन होता है, बच्चे वहां पर जाकर फ्रेश होते हैं, बच्चे वहां पर जाकर खुश होते हैं, तो आप वहां पर ये देख सकते हो कि क्या ये एरिया सही है। किसी किड्स प्ले जोन में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम बना दो, कितना मर्जी करोड़ों रुपए लगा दो, वो कभी प्रॉफिट नहीं कमा सकता, क्योंकि वहां जाकर बच्चों को मजा नहीं आएगा। खेल लेंगे, कूद लेंगे, लेकिन बाहर आते क्या कहेंगे? यहाँ मजा नहीं आया। हम बोलते हैं ना, बहुत जगह पर जाकर पैसा भी खर्च कर देते हैं, अच्छा भी लगता है, ये नहीं है कि वहां की मशीन खराब होगी, कुछ होगा, लेकिन हम वापसी भी कहते हैं नहीं यार मजा नहीं आया। क्यों नहीं आया? अगर किसी मेडिटेशन सेंटर का वास्तु करने के लिए जाओगे तो कौन सा जोन देखोगे? नॉर्थ ईस्ट जोन। इस तरीके से हमें बाइफरकेट करना शुरू करना है हर जोन में कि किस जगह के लिए कौन सा जोन देखना चाहिए। सिर्फ घर का वास्तु नहीं, सिर्फ वास्तु पुरुष नहीं, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज नहीं, हमें पर्पसेस देखने हैं हर जगह के। तुम्हारी जिंदगी का पर्पस है क्या? एक व्यक्ति कहता है कि भैया पैसा बहुत है, गाड़ियां बहुत है, बच्चे भी 2 लड़के हैं मेरे पास, लेकिन मेरे पास जिंदगी में खुशी नहीं है। क्या देखोगे उसके घर में? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। तो जब भी किसी व्यक्ति के घर में देखना होगा, कौन सा जोन देखते हैं? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन। बहुत ही मजेदार तरीके से काम करते हैं ये 2 जोन्स, और बाकी के 14 जोन्स, कुल मिलाकर ये 16 जोन्स हैं। इसी में हमारे घर की सारी चीजें बसी हुई हैं। सारा का सारा घर इसी तरीके से चलता है। अगर आपको अपने आइडिया से, अपने ब्रेन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम भी हो, आपको क्यों ट्रीट करना है? जबरदस्ती दिमाग में बिठा कर रखते हो, सर मेरे नॉर्थ ईस्ट में ये है। अरे तो है तो क्या हो गया? तुम्हें दिक्कत तो घर की खुशियों से है। तुम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन को लाइटली ले रहे हो, इसको लेना नहीं चाहिए। हमें अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर वर्क करना है। आज का आप लोगों का होमवर्क क्या है? जो रजिस्टर आप लोगों ने लगाया है लिखने के लिए, जो कॉपी आप लोगों ने लगाई है, उसके लास्ट पेज पर आपको लिखना है प्रॉब्लम्स ऑफ माय लाइफ या प्रॉब्लम्स ऑफ माय होम। अभी तक आपको जोन्स की समझ नहीं है, अभी तक आप हमारी क्लास की शुरुआत है। आज आप लोग एक लेमैन की तरह अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हो कि आपकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है, आप किस चीज को ओवरकम करना चाहते हो। एंड आई प्रॉमिस कि कोर्स के एंड होते होते तक जब हम आपका मैप सॉल्व करेंगे, ये प्रॉब्लम्स अगर एज इट इज आपने लिखी होंगी तो आपके घर में उसी जोन्स में साफ तौर पर हमें चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी। और साइंस क्या है? वास्तु को साइंस क्यों बुलाते हैं? साइंस की परिभाषा क्या है? एनी एक्सपेरिमेंट्स व्हेन रिपीटेडली डन गिव द सेम रिजल्ट्स इज साइंस। इसी को तो साइंस बोलते हैं। एक चीज को बार बार करते जाएंगे, एक ही रिजल्ट आएगा, उसे साइंस कहते हैं।
तो जब हमने हजारों घरों में देखा कि नॉर्थ ईस्ट में इस वजह से होने से उस इंसान की दिक्कत ये होती है, या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में ये होने से उस घर में ये दिक्कत होती है, तो जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को आज लिख लोगे तो उसके बाद जब हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप खुद बता दोगे कि किस जोन में दिक्कत होनी चाहिए और उस जोन में पड़ा क्या है। आप नहीं भी बताओगे तो हम ढूंढ लेंगे आपके घर में कि उस जगह पर क्या दिक्कत है। हमें अपने दिमाग से हिलना नहीं है ताकि हम उस प्रॉब्लम को अटैक कर सकें। सर में दर्द है तो सिर्फ डिस्प्रिन ही लेनी चाहिए, ये नहीं कि सीधा डॉक्टर को बोलो कि सर का ऑपरेशन कर दो जी, अपने सर में दर्द है, और इतनी सी डिस्प्रिन की गोली से वो दर्द ठीक हो जाता है। किसी को हार्ट अटैक आ रहा हो तो सॉर्बिट्रेट की गोली उसकी जीभ पर रखवा देते हैं, उसका खून पतला हो जाए, उसे हार्ट अटैक ना आए। जरूरी नहीं है कि हर वक्त उसकी बाईपास सर्जरी ही करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों ने वास्तुशास्त्र में इतने सारे मिथ्स क्रिएट कर दिए कि यहां पर ये होने से ऐसा है, यहां पर ये होने से ऐसा है। नहीं, अपनी जिंदगी में अपनी प्रॉब्लम्स को ढूंढो। जब वो प्रॉब्लम आपके सिम्टम के साथ मैच कर जाए तो इसका मतलब 100% सोल्यूशन भी मिल जाएगा या नहीं। ये राज है मेरे आज तक के सक्सेसफुल 100% वर्किंग का, ये राज है। जब हम ऐसे ही इधर उधर चीजों को देखने लग जाते हैं तो हम कभी भी चीजों को सही तरीके से समझ ही नहीं पाते, सच में नहीं समझ पाते। मेरे घर में, घर के नॉर्थ में ये है, मैं क्या करूं। सबकॉन्शियस माइंड में डालोगे तो क्या होगा, समझ आया। जैसा सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर लोगे, अरे वो तो बच्चा है बेचारा, जैसे ट्रेन कर लोगे वैसा ही बन जाएगा। और उसे हमें अच्छे से ट्रेन करना है, उसे हमें गलत नहीं ट्रेन करना। आज के होमवर्क में पंच तत्वों को एक बारी दोबारा से समझना क्या होता है, याद कर लेना, और इसके बाद अपनी प्रॉब्लम्स को जरूर लिखना। मुझे पता है 70% ऑफ यू पीपल आर लेजी, एंड तक भी नहीं लिखोगे, एंड आई प्रॉमिस जो नहीं लिखेगा उनके मैप सॉल्व नहीं होंगे। जो लिख लेंगे, क्योंकि मैप सॉल्व करना मेरे लिए सबसे बड़ा मुश्किल का काम होता है। 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं, कई बार मैं पूरा दिन संडे देता हूँ, सारा दिन हम मैप सॉल्व करते रहते हैं, कोर्स डिले हो जाता है, लेकिन मेरा मन होता है मैं आपके मैप सॉल्व करूं। वो होंगे तब जब आप अपनी प्रॉब्लम्स लिखोगे, लिखोगे नहीं तो कोई फायदा नहीं है। लिख लोगे, चलो हम डेली 10-15 मिनट अपनी क्वेरीज के ऊपर भी लगाएंगे। किसी को भी आज के सेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके पास हैंड रेज की ऑप्शन होगी आपकी स्क्रीन पर, आप हैंड रेज दबाओगे, जिसका नाम लूंगा सिर्फ वही अनम्यूट करेगा, ताकि क्लास की मर्यादा इसी तरीके से बनी रहे। आप हैंड रेज कर सकते हो, कोई भी प्रश्न हो पूछ लो, ताकि आपको कल समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। पेरेंट कलर क्या है सर जी? पेरेंट कलर मैंने पढ़ाया है जी, आज मैंने पेरेंट कलर नाम का शब्द यूज किया क्लास के शुरुआत में। ये चीज बोली थी कि कहीं से भी हम कैसे भी पढ़ के आए हैं वो चीज उस तरीके से ना सामने आए, पर फिर भी पेरेंट कलर क्या होता है, जो हम थ्योरी ऑफ कंट्रोल को हम पढ़ रहे थे। थ्योरी ऑफ कंट्रोल में जैसे कि वाटर है, मैं स्क्रीन पर लगाकर आपको बताता हूं, जैसे कि ये वाटर है, वाटर का जो पिछला है, कौन बनाता है वाटर को स्पेस, तो ये इसके हुए पापा यानी कि पेरेंट। वाटर किसको बनाता है, एयर को, तो वाटर एयर के पापा जी हुए, और एयर वाटर का क्या हुआ, चाइल्ड। वाटर का पेरेंट है स्पेस, वाटर का चाइल्ड है एयर। ये है पेरेंट और चाइल्ड। जब भी वाटर को कम करना हो तो क्या होता है, बच्चे पापा की जेब में से पैसे चुरा कर ले जाते हैं। वाटर को ज्यादा करना हो तो पिताजी की जायदाद हमें मिल जाती है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो इसको। क्लियर हुआ? किन्होंने पूछा था मुझसे, देवेंद्र जी। जी सर, जी जी। एग्जांपल्स ना मैं ऐसी लाइफ की ले लेता हूँ। देखो, जब मुझे पैसे की जरूरत होती है तो मैं क्या करता हूँ, अपने पिताजी की जेब खाली करता हूँ, या ये सोचता हूँ कि अपने को तो वहां से बहुत कुछ मिल ही जाना है, लेकिन मेरी जेब मेरे बच्चे काटते हैं, है ना। तो वो चाइल्ड एलिमेंट हो गया, वो मेरी पूंजी को कम करने पे तुले हुए हैं। लेकिन मुझे अगर बढ़ानी है, अगर कम हो जाती है, मुझे बढ़ानी है, या तो मैं खुद मेहनत करूं, या तो हम खुद वाटर एलिमेंट डाल लेंगे वहां पर, या मैं अपने पिताजी से ले लूं थोड़ा बहुत। ऐसे चलता है। ये आगे जाकर थोड़ा और अच्छे से समझाऊंगा आपको, ठीक है। तान्या जी पूछो, तान्या बंसल जी।
हेलो सर, मेरे 2 क्वेश्चंस हैं सर। हाँ जी। सर, पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि वास्तु खराब है, अच्छा करना है, तो ये खराब और अच्छा करने का मतलब क्या है? मैंने कब कहा खराब है अच्छा करना है? नहीं, मतलब नॉर्थ ईस्ट खराब है और ऐसे, तो खराब और अच्छा करने का मतलब डेफिनेशन क्या है? जब हम आपके घर को ग्रिड करेंगे, ठीक है, आपने अपनी प्रॉब्लम में ये लिखा होगा कि गुस्सा बहुत आता है, समझ में नहीं आता, विजडम नहीं है, दिमाग खराब रहता है, माइंड में क्लैरिटी नहीं है, तो हम एक ही जोन देखेंगे, कौन सा? नॉर्थ ईस्ट जोन। जब हम उस नॉर्थ ईस्ट जोन को देखेंगे, सबसे पहले हम वहां पर एंटी एक्टिविटीज चेक करते हैं। एक्टिविटी क्या होती है? जैसे कि वॉशरूम, जैसे कि किचन, जैसे कि ये हमारा बेडरूम होना, ये होती हैं एक्टिविटीज हमारे घर में। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे कि वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, या हमारे घर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब वॉशिंग मशीन नॉर्थ ईस्ट में होगी तो वॉशिंग मशीन चर्न करती है, हम कल समझेंगे। चर्न करती है तो हमारे ब्रेन में चर्निंग की एक्टिविटी ज्यादा चलती रहेगी, तो उससे हमारा नॉर्थ ईस्ट खराब हो गया। क्लियर? अगर वहां पर किचन होगी, अग्नि आ गई, जल तत्व की दिशा है, तो हमारा जोन खराब हो गया। टॉयलेट क्या करता है? टॉयलेट हमारी गंदगी को फ्लश आउट कर देता है, लेकिन टॉयलेट उस जगह की एनर्जीज को भी फ्लश आउट कर देता है। उस जगह की एनर्जीज खराब होंगी अगर वहां पर वॉशरूम होगा तो। वॉशरूम के लिए सूटेबल अलग अलग जगहें हैं और इनको ट्रीट कैसे करना है हम वो भी सीख लेंगे। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है, आप कंटिन्यूसली रेड कलर की बेडशीट बिछाकर सो रहे हो, तो आपका जोन खराब हो गया। कुछ समझ आया तानिया जी? हाँ जी सर, इसी कलर से रिलेटेड ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे आपने रेड बोला, तो रेड नहीं कर सकते, तो सिर्फ क्या क्योंकि उसमें नॉर्थ ईस्ट वाटर एलिमेंट है, तो क्या सिर्फ ब्लू और ब्लैक कलर्स ही हो सकते हैं क्या मंदिर में ऐसे? नहीं। सबसे पहली चीज, क्रीम कलर इज द यूनिवर्सल कलर। आपने देखा है क्रीम आपने देखा होगा जब भी आप किसी अच्छी जगह पर, बहुत बड़े बड़े हम घरों में भी जाते हैं, वहां पर एक सिंपल क्रीम कलर ओवरऑल होता है, तो वहां की वाइब्रेशंस हमें बड़ी स्टेबल लगती हैं। होता है ऐसे? यस। पहली चीज। दूसरी चीज, वहां पर क्या क्या कलर्स हो सकते हैं? ब्लू कलर हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, क्योंकि चाइल्ड का है, नुकसान तो नहीं करेगा। व्हाइट हो सकता है, ग्रे हो सकता है, पेरेंट का है, नुकसान तो नहीं करेगा। अब बेसिकली क्या है, एंटी कलर्स दो आ जाएंगे, जिसको वो डिस्ट्रॉय करता है या वो जिसको डिस्ट्रॉय करता है, जिसको वो डिस्ट्रॉय करता है। आप समझे? जैसे कि वाटर को फायर और अर्थ वाटर को करता है, तो ये दो एंटी कलर्स हो गए। हम इस तरीके से समझेंगे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में मैं आगे जाकर समझाऊंगा कि कहीं ना कहीं हम येलो कलर यूज करते हैं वहां पर रेमेडीज के लिए। क्यों, इसके जवाब आगे जाकर दूंगा। ओके, थैंक यू सर। ठीक है जी। सुमित शर्मा जी। नमस्कार सर। हाँ जी। Am I audible? Yes, completely audible. एक्चुअली मुझे पूछना था, जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट का बताया स्टोर रूम का, तो इसमें स्टोर रूम ही नहीं होना चाहिए या सिर्फ जंक नहीं होना चाहिए? जंक नहीं होना चाहिए बेसिकली। ओके। जैसे अगर कोई, वैसे तो स्टोर रूम भी प्रेफर्ड नहीं है। ओके, है ना? जैसे अगर ऑर्गेनाइज्ड उसमें सामान पड़ा है, ऑर्गेनाइज्ड पड़ा है तो यस वी कैन गो। और उसको फिर भी कैसे उसकी एनर्जीज को एलिवेट करना है, आई विल टेल दिस आल्सो। ओके। अब किसी के घर पे स्टोर रूम आ गया, हम तोड़वाएंगे नहीं, कभी भी नहीं तोड़वाएंगे, चिंता मत करिए। नहीं, जैसे मैं जैसे कमर्शियल के हिसाब से सोच रहा था, अगर जैसे कोई स्कूल है और उनकी बुक्स या नोटबुक्स पड़ी हैं उस स्टोर रूम में, तो वो तो ब्रेन को एनहेंस करेंगी? नहीं, वो ब्रेन को एनहेंस नहीं करेगी, वो उनकी इन्वेंटरी है। अच्छा। वो स्कूल का पर्पस क्या है? उस बुक्स को बेचना, उस बुक्स को बच्चों को देना, वो इन्वेंटरी है। लेकिन ठीक है, वहां पड़ी है, कोई बात नहीं, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में पड़ी है, इट्स ओके। ओके। जैसे कोई शॉप है, उसमें न्यू स्टॉक पड़ा है, नया स्टॉक पड़ा है, कोई एपरल स्टोर है, तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। ओके, वहां जंक नहीं होना चाहिए सर? यस, मेजर थिंग है कि वहां जंक नहीं होना चाहिए। अब स्टोर रूम क्या होता है, थोड़ी सी बताता हूं, वैसे तो ये आगे का पार्ट है। हम कोई भी चीज एक छोटी थोड़ी क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में लेते हैं,
जैसे कि पानी है, हमने पानी को थोड़ी क्वांटिटी में लिया तो वो वाटर है, उसी पानी को एक टंकी में स्टोर कर दिया तो वो अर्थ बन जाएगा, वो स्टोर हो गया। बेसिकली दैट इज अर्थ एलिमेंट, जो स्टोर हो जाता है, जो एक बहुत बड़ी जगह पर हम बहुत ज्यादा क्लाउडेड कर देते हैं किसी भी चीज को, तो दैट बिकम्स अर्थ एलिमेंट। अग्नि को बुझाने के लिए लकड़ी भी काम आ सकती है ना? कैसे? अगर थोड़ी अग्नि है तो। हाँ। अगर अग्नि कम हो, लकड़ी ज्यादा हो, या एक लकड़ी की बजाय एक लकड़ी का पूरा प्लैंक या गड्ढा हो, सीधा उसके ऊपर गिरा दो तो वो अर्थ एलिमेंट का काम करेगा, वो अग्नि भी बुझा देगा। जरूरी नहीं है कि उस लकड़ी से अग्नि जलेगी ही, उससे बुझ जाएगी। जब बहुत सारी चीज इकट्ठी हो जाती है, क्लाउडेड हो जाती है, तो हम उसे कहते हैं स्टोरेज या अर्थ एलिमेंट। अब वहां पर हमें करना क्या है कि कुछ चीजें थोड़ी ऑर्गेनाइज या उस एरिया को हल्का करना। वहां पर बहुत ज्यादा क्लाउडेडनेस ना रखें, वहां पर थोड़ी रोशनी हो, हवा हो, तो वहां की एनर्जी सिंक्रोनाइज हो जाती है। सिंपल, ठीक है। और किसी का कोई सवाल? अरे सच में नहीं सवाल है, ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं क्या ग्रुप में इसमें? अच्छी बात है, वैसे तो मेरा ही प्रेशर कम होता है। एक YouTube चैनल है मेरा, पृथ्वी वास्तु केयर करके, उसका मैं लिंक अभी सेंड कर दूंगा, या मैं कोशिश करूंगा कि उसमें नॉर्थ ईस्ट के ऊपर एक वीडियो है टेम्पल्स के ऊपर, वो भी आप लोग देखो ताकि थोड़ी सी और क्लैरिटी हो, एक रिवीजन भी हो जाती है ना? वो आप दोनों वीडियोस को देखना, ये दोनों वीडियोस के लिंक्स आपको शेयर करूंगा, एट्रीब्यूट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट जोन एंड टेम्पल्स। वो क्यों कह रहा हूं मुझे भी नहीं पता, उस वीडियो में क्या क्या है, बनाई हुई है, यूट्यूब पर डाल दी। आज आप लोगों को क्या समझाया, उस वीडियो में क्या है, शायद बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट वही है। हम जितनी नॉलेज ले लें उतना हमारे लिए अच्छा। मैं आप लोगों से शेयर करूंगा तो आप उसको देख लेना। डेली कोशिश करूंगा कि जो जो हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे उसके रिलेटेड हम कुछ ना कुछ वीडियोस, कंटेंट्स जो मेरे बने हुए हैं मैं शेयर करता रहूंगा। और आप चैनल को लाइक और कमेंट आपकी मर्जी होगी करना या नहीं करना, इसके लिए मैं कहता नहीं, बाकी आपकी मर्जी, लेकिन हाँ देखना जरूर ताकि आपकी नॉलेज और एनहांस हो। ठीक है जी। आपने बताया था नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का हेड आता है। हाँ जी। तो सर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का कौन अरे सा? छोड़ो, वो मैंने वैसे वो सिर्फ उसको हेड को रिलेट किया, ऐसे सारे बॉडी पार्ट्स को हम रिलेट करेंगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे मर्म स्थान। ओके सर। तब हम सारे बॉडी पार्ट्स को रिलेट करेंगे, ठीक है जी। ऐसे अगर आप बॉडी पार्ट के हिसाब से रिलेट करोगे तो एट्रीब्यूट को नहीं जान पाओगे। अब अगर हम एट्रीब्यूट्स के हिसाब से चले तो वहां पर जो देवता फील्ड्स होते हैं, प्रजन्य और जयंत, उनके हिसाब से ये चीजें निकल कर आती हैं, ठीक है जी। वो देवतास का पार्ट है, वो अलग पार्ट है। और किसी का कोई सवाल? अगर क्लास में मजा आया हो, अच्छी लगी हो, पहले दिन ना मैं क्लास के जरूर बोलता हूँ कि ग्रुप में जरूर लिखना कि कैसी थी, क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं, कैसी थी, क्या था, ताकि मुझे भी थोड़ा बूस्ट मिलता है और मैं भी अपनी इंप्रूवमेंट्स अच्छे से करता हूँ। आप लोगों के लिए जितना एफर्ट हो सकता है उतना एफर्ट लगाने की कोशिश तो करता ही हूँ। बाकी आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो डेली हम लोग डेली टू डेली जो भी क्वेरीज हो, ताकि आपको समझ अच्छे से आए, कुछ छूटना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। आज 5 तत्व पढ़े, 2 जोन्स पढ़े, इतना अच्छे से आया, बहुत है मेरे लिए। ज्यादा तेजी से नहीं कराना, 15 दिन का कोर्स है, मेरे 20 दिन भी लगेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को झूठ बोल के कोर्स में एनरोल कराया गया कि सिर्फ 15 दिन का कोर्स है, 16, 17, 18 दिन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कभी आपकी क्वेरी ज्यादा हो, टाइम लग सकता है ना। आप लोगों के मैप सॉल्व करने हैं, टाइम लग सकता है। कोशिश तो होती है कि 15 दिन में खत्म हो जाए। कोर्स का मॉड्यूल वैसे ही डिजाइंड है, पर वो सिर्फ आप लोगों के लिए है, ठीक है जी, और किसी के लिए नहीं। आप लोग यहाँ आए हो तो यू आर पार्ट ऑफ अ फैमिली, और उसी फैमिली के पार्ट के साथ आप लोगों को उसी तरीके से चलना है, ठीक है जी। चले अब, ओके जी, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू टुमारो सेम टाइम, बी पंक्चुअल। थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक यू सर। हेलो, हाँ जी लखविंदर जी पूछिए। थैंक यू सर। सर एक ना मेरी प्रॉब्लम है सर, मेरे पास ना टाइम बहुत कम होता है, ठीक है सर, इसके क्लास अटेंड करने का आपका यूट्यूब का है सर इसमें? क्या बना है जी? सर आपका जो आपने लेक्चर दिया है इसका यूट्यूब पे है, इसके बाद लिंक कोई? नहीं जी, कोई लिंक नहीं है सर यूट्यूब में। आपने लगाया तो है आज पूरा लेक्चर?
सर बहुत कम लगाया है ना, मेरे क्लाइंट आ जाते हैं फिर उससे डिस्कस करनी पड़ती है, क्योंकि मेरा आर्किटेक्ट का काम है ना सर। उनको थोड़े दिन के लिए बोलो कि 6 बजे से पहले आ जाए। मेरे यहाँ पर 2 फर्नीचर के शोरूम्स हैं, एक रेस्टोरेंट है, एक वास्तु का ऑफिस है। मैं सारे काम 5 बजे से पहले खत्म करके आता हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। तो आप 6:30 बजे से पहले अपनी मीटिंग्स को खत्म कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग अगर दे भी दूंगा ना, आप उसमें समझ नहीं पाओगे, मजा नहीं आएगा। मेरे से तो नहीं सुनी जाती। हाँ, कोई एक आधा लेक्चर कोई मिस हो गया तो कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। डेली की डेली में रिकॉर्डिंग कोर्स की कभी नहीं प्रोवाइड करता। लेक्चर था ना सर, वो मैंने पूरा कंटिन्यू नहीं सुना, बीच में सुना है। कोशिश करूंगा कि आज की आपको भेज दूं, लेकिन कल से आप ट्राई करना कि अपने ऑफिस में बोल दो। अरे मेरे डैड का भी कॉल आया था ना बीच में कि बेटा ये काम है, ये काम, बोल दिया। उनको भी पता है कि नहीं डिस्टर्ब करना इस टाइम पे। सब लोग अगर सीखना है तो हम थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट, और मैंने शाम का टाइम इसलिए रखा कि जो प्रोफेशनल्स है वो भी सीख सकें। नहीं तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग जो कहते हैं सर दोपहर को क्लास रखो। मुझे ऐसे होता है कि शाम को चलो आप लोग पूरे दिन के कामों को खत्म कर सकते हो। अब इस टाइम पर जितनी लेडीज हैं, हाउसवाइफ्स हैं, उनका दाल रोटी का टाइम होता है। कितनी गालियां पड़ेंगी है ना हस्बैंड से कि अभी तक खाना नहीं बना, अभी तक ये लेट हो गया, बच्चों को खाना खिलाना। मुझे पता है। और नहीं सर, पहले ही बना के रख दिया है हम लोग। वो अच्छी बात है। तो हमने बनाया है, दूसरों की तो नहीं पता है। वो टाइम मैनेजमेंट है। अगर ऐसे करोगे तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं।